सबसे पहले हमारे सभी दिशा लर्निंग सेंटर्स को गुड मॉर्निंग। जो आज का सेशन है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अभी 12th क्लास में हैं और या आगे मैनेजमेंट की फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं। जैसे कि हमें नॉर्मली पता है कि बीबीए एमबीए होता है मैनेजमेंट कोर्स में जाने की। बट आज जो हमारा सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं एंट्रेंस एग्जाम जिनके थ्रू हम मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि कैट, आईपी मैट, ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि करियर वाइज तो है ही अच्छे, साथ ही साथ आप मैनेजमेंट की फील्ड में एक्सेल भी कर सकते हैं। तो इसी के तारतम्य में हमारे बीच करियर लॉन्चर के प्रोफेसर्स आए हैं या मेंटर्स आए हैं जिनको बहुत विशाल अनुभव है। तो सबसे पहले मैं करियर लॉन्चर के हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका स्वागत करता हूं। और ये जो हमारे करियर लॉन्चर से आए हुए जो मेंटर्स हैं या फैकल्टी है बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और ये खुद ही अपने आप को मैं चाहूंगा कि मैम खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Hello everyone, I am Vanya Naresh. I am the director for Career Launcher Group. भोपाल में स्थित है करियर लॉन्चर हमारा सेंटर, वहाँ की डायरेक्टर हूँ मैं। और हम केटर करते हैं अलग अलग तरह के मैनेजमेंट रिलेटेड आप कह सकते हैं कोर्सेज को, जो कि +12 के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे आईटी मैथ हो गया। और बाकी ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, जैसे आप उसमें कैट की बात करते हैं या जैट की बात करते हैं, या उसमें बाकी और एग्जामिनेशन है जैसे सी मैट जो है वो भी आने वाला है, या जैट जो है वो भी अभी जनवरी में होने वाला है। तो इन सारे कोर्सेज को हम केटर करते हैं। और ये मेरी पार्टनर है मिस तुलिका सक्सेना. She is also the director in the organization. Hi everyone. I am Tulika. I'm second director of CL Bhopal. So we are as the sir was introducing you to the management courses, we run several different management courses under our umbrella. So we will take you ahead step by step with them, so that you go ahead and understand the portfolio of each section that we deal with, and then you can go ahead and ask any questions if you have. We want to have a very interactive session. In case you have any questions, just raise your hand and we'll take questions there. And in the end also, we will have a proper question and answer round. All right? So let's start. देखिए, जैसे कि हम करियर लॉन्चर से हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मैं अपनी संस्था की बात करूं तो ये इस साल हम 30 साल पूरे कर रहे हैं और हम मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ही तैयारी करवाते हैं बच्चों को अलग अलग लेवल्स पे। मतलब 12th के बाद भी बच्चे आईपी मैट के एग्जामिनेशन देते हैं। आईपी मैट अब मैं बात कर लूं तो ये एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि 12वीं के बाद बच्चे इसको दे सकते हैं। और ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें आपको बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री साथ में मिलती है। ये प्रोग्राम सबसे अच्छा माना जाता है आईआईएम इंदौर का। अब आईआईएम आप जानते हैं कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें से एक माना जाता है। अब बहुत सारे और भी आईआईएम्स हैं जो इसका जो आप कह सकते हैं कि इसका स्कोर जो है आईपी मैट का वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आईएम सिरमौर हो गया, या इसके अलावा जिप मैट होता है जो आईएम जम्मू अपना अलग से करवाता है, राइट। तो आईएम रोहतक अपना एक अलग से एग्जामिनेशन करवाता है। तो ये बात हो गई 12th के बाद जो आईपीएम एग्जामिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। और ये 5 साल का इंटीग्रेटेड है। अब इसमें जो 12वीं पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उन्हें एक बार बता दूं कि हम इस एग्जाम को प्रमोट क्यों करते हैं। जो सबसे पहला कारण है हमारा इस एग्जाम को प्रमोट करने का वो ये है कि जब आप कंपटीशन की बात करते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो बहुत सारे बच्चे कैट देते हैं। कैट अपने आप में सबसे प्रमुख एग्जाम माना जाता है मैनेजमेंट का, ठीक। लेकिन उसमें जो कंपटीशन है वो तकरीबन आप मान लीजिए कि इस साल जैसे 3,22,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे कैट के, ठीक है। जबकि वहीं पे अगर बनस्पत में आईपी मैट की बात करूं तो तकरीबन 30,000 बच्चे देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो बहुत कम है, बहुत सीमित है। धीरे धीरे हर साल दर जो है इसकी बढ़ती जा रही है। पिछले साल जितने बच्चों ने दिया उससे 20% ज्यादा बच्चों ने इस साल आईपी मैट की उम्मीद कर रहे हैं हम देंगे, जो कि मई में एग्जाम होता है। तो इसके फिलहाल अभी हम क्रैश कोर्सेज रन करते हैं जो कि ज्यादातर ड्रॉपर्स के लिए है, ठीक। अब आप जब आईपीएम देकर आईएम इंदौर जाते हैं तो उसमें एक और सहूलियत आपको मिलती है कि आप उस कैंपस में 2 साल की जगह 5 साल के लिए पढ़ रहे हैं। और 3 साल बाद अगर आपको ये लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, आप आईएम इंदौर की जगह आप आईएम अहमदाबाद भी जा सकते हैं, जो कि सर्वोच्च माना जाता है आईएम्स की लिस्टिंग में, तो आप कैट का एग्जामिनेशन देके आप उसको अपग्रेड भी करा सकते हैं।
तो ये एक पॉजिटिव साइड है आईपीएम का। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कैट को लेकर। अभी अलग अलग तरह के करियर्स मैनेजमेंट की बात होती है। अब इसमें जब मैं बात करती हूँ तो होता क्या है कि जब हम मैनेजमेंट करियर्स की बात करते हैं तो ज्यादातर आज भी बच्चों के दिमाग में जो है वो आईआईटी, जेईई, इन सब चीजों को बहुत आप मानते हैं, या बच्चे एक ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके हिसाब से हम चलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आईआईटी और जेईई खराब चीज है, लेकिन दो बातें होती हैं कि जब आप कोई चीज करते हैं, वोकेशनल कोर्स करते हैं, वोकेशनल डिग्री करते हैं, तो सबसे पहला जो अप्रोच होता है, सबसे पहला जो आपका आउटलुक होता है वो ये होता है कि आप पास करके अच्छी नौकरी आपको मिल जाए, उसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जिसको हम कहते हैं आरओआई कहते हैं हम सीधे सीधे, वो कितना है। तो वो अगर आप देखते हैं आईआईटी और जेईई में, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप 4 साल मेहनत करेंगे, किसी आईआईटी में प्रवेश लेंगे या फिर आप किसी एनआईटी में जाएंगे, और उसके बावजूद आपको सिर्फ बैचलर्स डिग्री के बलबूते पे बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी नौकरियां उतनी लगे कि उस पर आप आरओआई जो है, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो आप निकाल सके। उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं कोई हायर डिग्री लेनी पड़ती है, चाहे आप एमटेक की ले लीजिए, चाहे आप एमएस की ले लीजिए, या फिर आप एमबीए की ले लीजिए। ठीक है। अब एमबीए में जब मैं बात करती हूँ, तो एमबीए अगर आप करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो, आप कॉमर्स वाले हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इंजीनियरिंग वाले हैं तो भी अगर आप एक पॉइंट के आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के बूते पे रहते हैं, तो किसी भी एमएनसी में अगर आप जाते हैं, जैसे मैम गूगल में जॉब करती हैं, राइट, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने टेक्निकल क्षेत्र से ही अपने करियर की शुरुआत की, उन्होंने भी बीई किया, इवेंचुअली उनको भी बाद में एमबीए ही करना पड़ा, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं तो वहां पे एमबीए की डिग्री जो है वो प्राइमरी डिग्री कंसिडर की जाती है, मतलब उसके आगे एक पॉइंट के आगे आपकी ग्रोथ के चांसेस टेक्निकल फील्ड के अलावा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और उसको करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कैट। कैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है। अब इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ आईएम्स की बात करूं तो तकरीबन 21 आईएम्स होते हैं। हम जब पढ़ाई करते थे हमारे टाइम पे, हम मानते थे तो ब्लैक ही कहते थे हम उनको, है ना, जिसमें बैंगलोर का, लखनऊ का, अहमदाबाद का, कैलकाटा का और कोझिकोड का आईएम मेन थे, इंदौर का प्रमुख आईएम्स थे। अब क्योंकि इनकी जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, सरकार में आईएम्स की नंबर्स जो है वो बढ़ाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सरकारी संस्था में एडमिशन मिल सके। तो आज की तारीख पे 21 आईएम्स जो है वो इंडिया में काम करते हैं। अब इनकी ग्रेडिंग अलग अलग होती है, कुछ ए ग्रेड्स होते हैं, कुछ बी ग्रेड्स होते हैं और कुछ सी ग्रेड्स होते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि सारे आईएम्स जो है वो ए ग्रेड में है तो ये भी सही नहीं है। जैसे आईएम ब्लैकी, जैसे मैंने आपको बताया, ये ए ग्रेडर्स कहलाते हैं। आईएम्स के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ए ग्रेड में आते हैं, जैसे कि एमडीआई गुड़गांव आता है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में आता है, उसके अलावा आईएमटी अगर आप बात करते हैं गाजियाबाद आता है, एसपी जैन आता है, आईएसबी आता है। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इसके अलावा भी ग्रेडिंग वाइज ग्रेड ए में आते हैं। अब अगर मैं इस पे बात करूं कि अभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे, इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट्स पे आते हैं कि कैट एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक मिथ बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि यहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ्स पूछी जाती है और डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है कैट के एग्जामिनेशन में। कारण ये है कि उसको हम कहते हैं वर्बल एबिलिटी, या उसको अगर मैं टेक्निकल भाषा में आपको बोलूं तो उसको हम कहते हैं VARC, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, वो आपकी अंग्रेजी चेक नहीं कर रहे हैं, उनको आपकी अंग्रेजी से लेना देना भी नहीं है। अगर वो सिर्फ आपकी अंग्रेजी चेक करना चाहते तो वो आपको वोकैबुलरी पूछते, वो आपसे ग्रामर पूछते। कैट के एग्जामिनेशन में इस तरह की कोई भी चीज नहीं आती है। बाकी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आती है, जैट में पूछा जाता है, एनमैट में पूछा जाता है, स्नैप में पूछा जाता है, सीमैट में पूछा जाता है, लेकिन कैट को, जिसको हम आधार मान के चलते हैं मैनेजमेंट स्टडीज का, उसमें आपसे ग्रामर या वोकैबुलरी नहीं पूछी जाती। वहीं पे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात कर लूं आपसे, तो मैथमेटिक्स सीधे सीधे नहीं पूछा जाता, उसको हम कहते हैं क्वांट्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पेपर। क्वांटिटेटिव एबिलिटी से मेरा मतलब है कि वहां पे ये देखा जाएगा कि आपकी स्पीड मैथ्स कितनी है, आपका मेंटल कैलकुलेशन करने की आप में कितनी काबिलियत है, आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से जो हम चीजें पढ़ते हुए आए हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसका अप्रोच पूरी तरह से बदल जाता है जब हम कैट एग्जामिनेशन की बात करते हैं।
ठीक है। और इसीलिए उसका प्रिपरेशन जो है वो प्लानिंग के हिसाब से हमें बिल्कुल स्ट्रैटेजी उसकी चेंज करनी पड़ती है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम तो अंग्रेजी और मैथ जो है, जो कि 12वीं के लेवल तक की पूछी जाती है और हम तो 12वीं तक पढ़ते हुए आए हैं, तो हम उस चीज को वर्क कर लें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत अलग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। ये एक्सेप्टेंस का एग्जामिनेशन नहीं है, ये रिजेक्शन का एग्जामिनेशन है। इसमें जो लोग अप्लाई करते हैं उनके रिजेक्शन की संभावना ज्यादा होती है कंपेयर टू उनके एक्सेप्टेंस की संभावना से। इस वजह से जब हम उसको स्ट्रैटेजाइज करते हैं तो हमें टेलर मेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना पड़ता है। और अंत में हम आपको बताएंगे कि करियर लॉन्चर को रिसोर्स के रूप में आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक जो मैंने बोला उसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट किसी को हो तो प्लीज अपने हाथ रेज कीजिए। आशीष जी ने अपना हाथ उठाया है। आशीष जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। आशीष, आवाज आ रही है आपको? आशीष जी आप सवाल पूछना चाहेंगे कुछ मुझसे? सर देखिए कमेंट्स में क्वेश्चन देने लिखा है। हाँ चैट में अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं आया। ठीक है, ओके ठीक है। ठीक है, फिर तो मैं आगे बढ़ाती हूँ। वॉट सबसे बड़ी बात है कि हम क्या चीज पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं कि क्या होता है दिमाग में जो होता है बच्चों के, अक्सर बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में ये होता है कि एमबीए मतलब मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ना बेटा ये एक अम्ब्रेला टर्म है ना। अम्ब्रेला टर्म का मतलब है कि सिर्फ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है ये जरूरी नहीं है। आपका जो एंड मकसद होता है वो ये होता है कि आप किसी अच्छे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करके एक अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पहुंच जाइए, जहां पे आपको अलग अलग कोर्सेज का नाम जो है कई बार अलग अलग होता है। कई बार उसको पीजीडीएम बोलते हैं, कई बार उसको एमआईएस बोलते हैं, कई बार आप उसको बात करते हैं एमबीए का नाम दे देते हैं, कई बार हम उसको मास्टर्स इन आर्ट्स भी कहते हैं। जैसे अगर आप टिस की बात करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, तो वो जो डिग्री देता है वो मास्टर्स इन आर्ट्स की देता है। ठीक है, कौन लोग दे सकते हैं? एमबीए कोई भी लोग कर सकते हैं। ये सही है। कौन सा वो है आप सामने देखिएगा, इसमें वो मेरे ख्याल से सुन नहीं रहे हैं वो बच्चे। पिंक उसमें जो है पिंक और येलो जैकेट्स। ओके, अगर मैं हु की बात करती हूँ तो उसमें बहुत सिंपल सा ये है कि कोई भी ग्रेजुएट जिसके 50 से 55% के ऊपर नंबर है। अब इसमें कैटेगरीज के थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर मैं इसमें अलग अलग कैटेगरीज की बात करती हूँ, जैसे ईडब्ल्यूएस को या फिजिकल डिसेबिलिटी को, या अगर हम रिजर्वेशन कैटेगरीज की बात करते हैं तो उनको कुछ ज्यादा सहूलियत मिल जाती है इसमें। अदरवाइज जनरल के लिए अगर हम देखते हैं तो 50 से 55% अगर आपके नंबर है ग्रेजुएशन में और 12वीं में, तो आप एलिजिबल है एमबीए करने के लिए, और आप अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हाउ हाउ का मतलब अगेन वही है कि हम बेंचमार्क जो है वो कैट के एग्जामिनेशन को लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं कि आप एक चीज समझिए कि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी अपने आप में सर्वोच्च एग्जामिनेशन माना जाता है पब्लिक सर्विस के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आदमी ने यूपीएससी की तैयारी की है तो स्टेट पीएससी तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ऑफकोर्स स्टेट पीएससी के अलग सिलेबस और अलग करिकुलम रहता है, लेकिन अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो बाकी चीजें तो फिर भी थोड़ी आसान हो ही जाएंगी। उसी तरह हम कैट को बेंचमार्क मान के चलते हैं कि अगर आपने कैट की तैयारी की है तो बाकी जो लोकल एग्जामिनेशन हैं या उसके लेवल के नीचे के एग्जामिनेशन हैं, चाहे मैं जैट की बात कर लूँ, चाहे मैं सी मैट की कर लूँ, चाहे मैं एन मैट की कर लूँ, तो वो तो आपके लिए करना आसान हो ही जाएगा। कब तैयारी करनी पड़ती है? आइडियली कैट की अगर मैं बात करती हूँ तो कैट के लिए तकरीबन आप ये मान लीजिए कि हमें 1 से 1.5 साल तक की तैयारी अच्छी तैयारी मानी जाती है। अच्छी तैयारी से मेरा मतलब है कि अगर आपने तैयारी करना शुरू किया है आज, तो आप अगले साल के कैट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 1 साल का पीरियड है। अगर आप आज से तैयारी करना चालू करते हैं तो 1 साल की डिग्रस तैयारी अगर आप करते हैं तो आप आराम से, मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपने मेहनत की है, कंसिस्टेंसी रखी है, तो आप कैट 25 को क्रैक करने की स्थिति में बिल्कुल है।
अब एमबीए हम ऑलरेडी इसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि एमबीए क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जब हम बोलते हैं तो 2 साल की डिग्री कोर्स है। डिग्री होती है कहाँ पे? यूनिवर्सिटीज में। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हैं तो आपको एमबीए की डिग्री देगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखते हैं कि कुछ साल पहले तक इनफैक्ट IIM अहमदाबाद सबसे अच्छा या प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता था मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन वो भी पीजी डिप्लोमा देता था, ठीक है। तो नाम क्या है आपकी डिग्री का, ये नाम क्या है आपके कोर्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली बात जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि आप किसी अच्छे कॉलेज में गए हैं और वहां पे आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां आपको किस तरह की सहूलियत मिली है, किस तरह की फैकल्टीज मिली है, किस तरह का एक्सपोजर मिला है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। मतलब आप अगर जाएंगे तो आपका एवरेज पैकेज जॉब में प्लेसमेंट में कितना लगेगा। तो इसको हम जनरल मानते हैं। अब अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इसमें लिखा है पीजीडीबीए क्या होता है, पीजीडीएम क्या होता है। तो ये डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है जो कि सिंपल है, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये पीजीडीबीए जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पीजीडीएम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है। दोनों ही अलग अलग कोर्सेज के नाम है, लेकिन कुल मिला के आप किसी भी राह पे निकलिए आप पहुंचेंगे एक ही जगह पे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस डिग्री को क्या बोल रहे हैं या आपको कौन सी मिलती है। डिपेंड ये करता है कि आपने कौन से कॉलेज से वो डिग्री हासिल की है और आपको कितना आरओआई या एवरेज पैकेज प्लेसमेंट कितना लगता है। इंडिया में अब्रॉड में 2 अलग अलग चीजें होती है। अब्रॉड में अगर आप जाते हैं तो नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे भी आपको जो डिग्री मिलती है वो मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट या मास्टर्स इन मैनेजमेंट मिलती है, ठीक है। और वो वहां पे अलग अलग है, कई जगह 1 साल की डिग्री होती है, कई जगह 2 साल की डिग्री होती है। लेकिन अभी हम फिलहाल कैट की बात करें जो हम इंडिया में करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप फाइनेंस में करना चाहते हैं या मार्केटिंग में करना चाहते हैं या आप कह लीजिए कि आप HR में करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में, ठीक है। अब इनमें अगर मैं बात करती हूँ, पहला साल जो होता है वो फाउंडेशन ईयर होता है, सब चीजें आप एक जैसी पढ़ेंगे, ठीक है। समर इंटर्नशिप होती है, उसके बाद आपको ये मौका मिलता है तय करने का कि आपको अपना स्पेशलाइजेशन काहे में करना है। तो पहला साल तो सबने साथ में पढ़ा, सबने एक जैसा पढ़ा, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपको ये पूछा जाएगा या आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आपको काहे में करना है। तो वहां पे आप स्पेशलाइजेशन चुनते हैं। जैसे मैंने अगर HR चुना तो ये सेकेंड ईयर में मैं HR चुनूंगी। पहला साल मैंने मैनेजमेंट वाले ने या अगर मैं बात करती हूँ जनरल मैनेजमेंट वाले ने या फाइनेंस वाले ने, सबने एक सा पढ़ा है। सेकेंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा और उसके बेसिस पे जो आपने स्पेशलाइजेशन लिया है आपका कैंपस होगा और जिस कैंपस में आप बैठेंगे उस बेसिस पे आपकी नौकरी लगेगी। किसको करना चाहिए एमबीए, मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी कर सकता है। आप चाहे टेक्निकल फील्ड से हो, नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, आपने साइंस लिया हो, आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, MBBS किया हो, BTech किया हो, लॉ किया हो, BA किया हो, B फार्मा किया हो, आपने कुछ भी किया हो, आप एमबीए करने के लिए एलिजिबल है। और फ्रैंकली अगर आप एक पोजिशन पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो एमबीए आपके लिए जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट मैं कई लॉयर्स को जानती हूँ पर्सनली, मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने लॉ करने के बाद एमबीए किया क्योंकि उनको लीगल मैनेजमेंट फर्म्स में जाना था। तो वहां पे लॉ इनिशियल जरूरत थी उसकी करने की और बाद में एमबीए उनको करना था क्योंकि उनको मैनेजमेंट में जाना था या आप कह सकते हैं लीगल फर्म्स को उनको मैनेज करना था। सिमिलरली MBBS डॉक्टर्स तक आज की डेट में एमबीए करते हैं। वाई? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल चेन्स की बात करते हैं तो वहां पे ऑफकोर्स आपको डॉक्टर तो होना ही पड़ेगा वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करने के लिए। लेकिन अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स की बात करते हैं, मैं मैक्स की बात कर लूं, मेदांता की बात कर लूं और भी अगर अपोलो की बात कर लूं, उन हॉस्पिटल चेन्स को अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे जाना चाहते हैं तो वहां आपको मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वरना आपकी ग्रोथ एक पॉइंट के बाद स्टेगनेंट हो जाएगी या रुक जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें देखती हूँ तो आप यहाँ पे जो देख सकते हैं साइड में, ये सारे एमबीए से रिलेटेड कोर्सेज के अलावा, ये सॉरी कोर्सेज नहीं है, सारे जितने लिखे हुए हैं ये मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अलग अलग लेवल के। अब मैं जैट की बात करती हूँ तो जैट जो है वो जेवियर्स इंस्टीट्यूट करवाता है। जेवियर्स कॉलेज जो है उसका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो जैट कहलाता है, जो कि अभी जनवरी में होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे जमशेदपुर हो गया जो कि अपने आप में ग्रेड 1 कॉलेज है,
वो जैट का स्कोर लेगा, एग्जाम जो है वो जैट का स्कोर लेगा। इस तरह जैट के स्कोर और भी बाकी कॉलेजेस लेते हैं, और लेवल वाइज, डिफिकल्टी लेवल वाइज ये कैट के इक्विवेलेंट माना जाता है, तकरीबन बराबरी का लेवल माना जाता है इस एग्जामिनेशन का। उसके बाद आता है स्नैप। स्नैप जो है वो सिम्बाइसिस कराता है। सिम्बाइसिस अपने आप में एक बॉडी है, बहुत फेमस बॉडी है, अगर आपने नाम सुना हो, पुणे में स्थित है, बाकी भी कैंपसेस है, हैदराबाद है, नागपुर है, बाकी जगहों पे भी है, लेकिन सिम्बाइसिस पुणे सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो स्नैप का जो स्कोर है वो सिम्बाइसिस कराता है और उसका स्कोर वो लेता है। एनमैट उसी तरह अगर आप बात करते हैं तो नार्सी मोंजी कराता है। नार्सी मोंजी अगेन मुंबई में स्थित है, उसके भी बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हैं कि ब्रांचेस हैं, अलग अलग कैंपसेस हैं। नार्सी मोंजी मुंबई सबसे अच्छा माना जाता है, वो अपना अलग एप्टीट्यूड टेस्ट कराता है। इसी तरह बाकी सारे भी हैं। MI कैट अगर आप बात करते हैं तो माइका कराता है। माइका जो है वो मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है, वो करवाता है। फिर महाराज CET है, CMAT है, कॉमन मैनेजमेंट एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि अभी इस साल जो है थोड़ा सा बच्चों के साथ उन्होंने कर दिया है कि पहले एग्जाम मई में होता था, इस साल ये 25 जनवरी को होने वाला है। ठीक है। CUET मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे कि पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी या बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, चाहे उसमें आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, चाहे आप JLU की बात कर लीजिए, तो इसमें क्या होता था, इसमें आप मार्क्स के बेसिस पे आपके एडमिशन होते थे। पहले ग्रेजुएशन में ये दोनों लेवल पे होता है, UG PG दोनों चलता है। यूजी में 12वीं में आपके कितने प्रतिशत है उसके बेसिस पे आपको यूजी में एडमिशन मिलता था, मतलब आप बैचलर्स की डिग्री के लिए एडमिशन मिलता था, और पीजी में आपके बैचलर्स में कितने मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको पीजी में एडमिशन मिलता था। अब सरकार ने ये पूरी व्यवस्था बदल दी है, अभी कुछ 2-3 सालों से ही व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते अब आपको CUET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है और उसके अलावा जनरल स्टडीज और इंग्लिश का एक पेपर होता है। अब जितने भी नंबर आपके इसमें आते हैं उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग मिलती है और आपको अलग अलग विश्वविद्यालय में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और आपकी शॉर्टलिस्टिंग आती है। अब आप चाहें तो यहाँ पे CUET को क्रॉप करके एग्जामिनेशन देने के बाद आप चाहें तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना स्पॉट फिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो JNU में हो सकता है, अगर आपकी मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय जा सकते हैं, आप बनस्थली जा सकते हैं, और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं जिसमें आप सीधे दाखिला ले सकते हैं। GMAT ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि GMAT जो है वो बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन माना जाता है। पहले फॉरेन यूनिवर्सिटीज, अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज लेते थे, लेकिन IITs के लिए भी GMAT का स्कोर वैलिड होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए परसेंटाइल। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस ये होता है, परसेंटेज तो वो होती है जो हम स्कूल कॉलेज लेवल पे करते हैं। ठीक है, आपने 100 में से निकलती है, परसेंटेज जो है वो 100 में से निकलती है ना, आपने कितना पेपर किया, कितना अटेम्प्ट किया, उस बेसिस पे आपकी परसेंटेज निकल जाती है। परसेंटाइल में अंतर ये होता है, बच्चों में अक्सर बहुत ये कौतूहल का विषय भी रहता है कि परसेंटाइल 100 परसेंटाइल कैसे आ गया, वो 100% नहीं होता। ठीक है, आप ये मानिए कि 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 80 नंबर जो है वो हाईएस्ट गए। ठीक है, अब वो जो हाईएस्ट गए उसको हमने 100 परसेंटाइल कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब आपने बोला कि वो 3 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, उसमें से 10 बच्चे हैं जिनके 80 मार्क्स आए, तो अब 80 मार्क्स वालों को हम 100 परसेंटाइल मानेंगे, मतलब जितने भी लोगों ने पेपर दिया है उनमें से हाईएस्ट जिनके हैं वो 100 परसेंटाइल है। अगर 99 परसेंटाइल हुआ तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आप 99% लोगों से आगे हैं, सीधे सीधा मतलब ये होता है उसकी सीधी गणना। तो अगर आपकी 98 परसेंटाइल के ऊपर आता है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको IIM में ये IIMs मिल जाए, जिसमें IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, है ना, इंदौर, सिरमौर, बहुत सारे IIMs हैं जो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा IIM मुंबई जो है वो नया ऐड हुआ है, पहले वो IIT मुंबई था, उसके अलावा सॉरी इसको हम बोलते हैं कि ये निटी मुंबई हुआ करता था पहले, अब इसको IIM मुंबई कर दिया है, तो वो आपको मिल सकता है। IIMs के अलावा कौन से कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने कहा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है दिल्ली में, IFT है दिल्ली में, पहले अपने अलग एग्जाम कराता था, FMS भी अलग कराता था, IFT भी अलग कराता था, टेस्ट भी इनफैक्ट अलग कराता था। अब ये सारे एग्जामिनेशन जो है वो कैट का ही स्कोर लेने लगे हैं। अब इसमें SP जैन है, जैसे मैंने कहा आपसे मुंबई IIT है या दिल्ली IIT है, इनके भी कोर्सेज बहुत अच्छे माने जाते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, एक्सेल राय जमशेदपुर है, टेस्ट मुंबई है, ISP हैदराबाद है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद है, JVSIM जिसको हम कहते हैं जमुनालाल बजाज
ये भी मुंबई में है। ये अपने आप में ग्रेड 1 कॉलेजेस कहलाते हैं, जिसमें आप मानते हैं कि एवरेज पैकेज जो जाता है, अब इसको ग्रेडिंग किस हिसाब से होती है, बहुत सारे एक्रेडिटेशंस होते हैं। सिंपल भाषा में जो हमारे काम का आदमी समझते हैं कि इसमें जो एवरेज पैकेज है वो तकरीबन, अगर आप वहां से पढ़ के निकले हैं, तो एवरेज पैकेज 25 से 30 लाख के आसपास का मिलता है आपको। ये मैं बात कर रही हूँ पर एनम का पैकेज, ठीक है। उसके बाद जब हम सेकंड पे बात करते हैं ग्रेड 2 पे, अगर आपके 95 से 98 परसेंटाइल के बीच में आए, तो तकरीबन वो पैकेज जो है वो 20 से 25 लाख के आसपास हो जाएगा। उसमें बहुत सारे आईएम्स आ जाते हैं। अब उसमें कैप कॉल्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं कैप कॉल्स और BBIMs। तो इसमें कैप कॉल्स आ जाते हैं, इसमें IMT गाजियाबाद आ जाता है, IIT खड़गपुर आ जाता है। आईएम्स के अलावा बता रही हूँ मैं, वो जो आईएम्स की लिस्टिंग है उसमें IIM काशीपुर आ जाता है, IIM रायपुर आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे IIM त्रिची आ जाता है, IIM उदयपुर आ जाता है, जो आईएम्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे IIMT गाजियाबाद है। अगर आप DSC कह रहे हैं तो बेसिकली कौन सा है ये, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का है। फिर आप कहते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो अगेन दिल्ली विश्वविद्यालय का है। ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो सेकंड ग्रेड कॉलेजेस में माने जाते हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। लेकिन पहले भी जैसे आप 25 से 30 लाख का पर एनम का पैकेज मान रहे थे, यहाँ पे 20 से 25 लाख का पर एनम का पैकेज होगा। सबसे हाईएस्ट अगर रेट ऑफ रिटर्न बोलती हूँ मैं, ROI बोलती हूँ मैं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे, तो वो माना जाता है FMS का, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का। मतलब उसमें कहा जाता है कि अगर आपकी साल की या 2 साल की फीस जो है वो 5 या 6 लाख रुपए दे रहे हो, और उसपे जो मिनिमम पैकेज लगता है, एवरेज पैकेज लगता है, वो 30 लाख का लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने गुना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसी तरह तीसरे नंबर पे हम देखते हो तो 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका आ रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे आईएम्स आ जाते हैं। जैसे उसमें वाइजैग आ जाता है, सिरमौर आ जाता है, जम्मू आ जाता है, अमृतसर आ जाता है, संबलपुर आ जाता है। उसके अलावा बाकी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तापनी है, KJ सोमैया है ना, इसमें आपकी जिम गोवा आ जाता है। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस इसमें भी आ जाते हैं। XIMB है, जो कि भुवनेश्वर का कैंपस है, इसमें SIBM है, जो कि सिम्बाइसिस का कॉलेज है इसमें, या SIIB है, जो अगेन पूना में है सिम्बाइसिस का। ये कॉलेजेस भी इसी रेटिंग में आते हैं, जो कि तकरीबन आपको 15 से 20 लाख का एवरेज रिटर्न देते हैं पैकेजेस। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब मैं एग्जाम टाइमलाइन की आपसे बात कर लूं कि टाइमलाइन किस तरह से चलती है। कैट का एग्जामिनेशन अभी हुआ है नवंबर में, ठीक है। अभी हाल में अगर आप देखेंगे, पिछले हफ्ते कैट ने अपने स्कोर कार्ड जारी किए हैं, ठीक है। अब स्कोर कार्ड जारी हो गए, तो कैट के बाद क्या, बहुत सारे बच्चों का कैट बहुत अच्छा गया, बहुत सारे बच्चों का कैट बिगड़ भी गया। अब आपने क्या किया, दिसंबर में अभी हम खड़े हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम कहाँ हैं, December 24 पे हम खड़े हैं, ठीक है। अब अगला कैट जो होगा वो कैट 2025 होगा, साल में एक ही बार होता है। कैट 2025 के बाद अगर आप कहते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है पूरी, कि आपका सिलेक्शन होगा, फिर उसमें ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद कहीं जाके आपको कॉलेज मिलता है। तो ये प्रक्रिया आप तकरीबन मान लीजिए कि अगर आपने कैट 25 दिया है, तो आप मई 2026 में जाके कॉलेज के कैंपस में एंटर करने की स्थिति में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखती हूँ, तो आप देखते हैं कि GDPI किसको बोलते हैं। GDPI बोलते हैं कोई भी कॉलेज, चाहे कितना ही अच्छा कॉलेज हो, किसी भी ग्रेडिंग का कॉलेज हो, आपको तब तक एडमिशन नहीं देगा जब तक आपने रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ उनकी बाकी जो उनके आप कह सकते हैं जो एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है वो क्लियर नहीं किए। अब वो अलग अलग हो सकते हैं। GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, उसके अलावा होता है, आप कह सकते हैं AWT होता है। AWT से हमारा मतलब होता है आप कह सकते हैं एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट। ये ज्यादातर कौन कराते हैं, बड़े IIMs कराते हैं। फिर एक और होता है WAT, राइटिंग असेसमेंट टेस्ट। ये बाकी बहुत सारे जो बड़े बी स्कूल्स हैं वो कराते हैं। किसी में केस स्टडी होता है, किसी में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर लास्ट में जाके आपके इंटरव्यूज होता है, जो कि पर्सनल इंटरव्यूज हो सकते हैं, पैनल इंटरव्यूज हो सकते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या, अगर आप मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 3 चरणों में होता है। एक रिटन एग्जाम, फिर एक सेकंड फेज होगा आपका, और थर्ड फेज जो है वो फाइनल फेज होता है, जो कि इंटरव्यू का होता है। अब कई बार ये सुनने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, या बहुत ऐसा लगता है यार कितना पढ़ाई करनी है, मैं कितना, एक निकल गया तो दूसरे में अटक जाएंगे, दूसरा दे दिया तीसरे में अटक जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, साल भर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि आप आराम से किसी अच्छे बी स्कूल में पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कैट के एग्जामिनेशन जो बनाते हैं पेपर्स, ये IIM सेट करता है, और IIM वाले ना बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। उनको एक चीज बहुत क्लियरिटी से मालूम होती है कि भैया अगर तुमने कैट की तैयारी की है, अगर हमने किसी बच्चे से सिर्फ कैट की तैयारी करवा दी है, तो हमने उसको इतनी जंग के लिए तैयार कर लिया है कि अब वो अगर कैंपस में आ जाएगा, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा उसके ऊपर आप कह सकते हो कि स्पून फीडिंग उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अगर आपको अभी सुनने में बहुत इंटिमिडेटिंग लग सकता है कि यार ये तो
इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा, लेकिन एक बार जब आप कूद जाते हैं प्रोसेस में तो फिर वो उतना बड़ा या उतना कठिन नहीं लगता। दूसरी चीज, एनमैथ का एग्जामिनेशन होता है, स्नैप का एग्जामिनेशन होता है। एनमैथ का एग्जामिनेशन चरणों में होता है, आप 1, 2, 3 बार एनमैथ का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसी तरह आप स्नैप एग्जामिनेशन जो है ये भी मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। बट कैट और जैट जो है वो एक ही बार होता है साल में। सैट का एग्जामिनेशन जैसा मैंने आपसे कहा कि जनवरी में अभी होने वाला है। माई कैट जो है वो अहमदाबाद करवाता है, वो माई कैट में भी अभी आपको समय है, आप दे सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने इसका साइकोमेट्रिक टेस्ट था अभी मेरे ख्याल से दिसंबर, हाल में ही माई कैट का एग्जामिनेशन हुआ है, तो वो भी एक ही बार होता है, दिसंबर जनवरी में तकरीबन होता है। सी मैट मई में होता है जैसे मैंने कहा, लेकिन इस बार गुगली दे दी है सी मैट वालों ने। इस बार आप कह सकते हैं जनवरी 25 को जो है वो सी मैट का एग्जामिनेशन हो गया बच्चों की। आप कह सकते हैं कि होता क्या था पहले, लॉजिक बता रही हूँ मैं आपको, कि जब आपका कैट बिगड़ गया अगर, तो जब आपका कैट बिगड़ जाता है तो बच्चे क्या करते थे कि यार हमारा कैट बिगड़ गया या हमारा जैट बिगड़ गया तो चलो अब सी मैट का फॉर्म भर देते हैं। तो सी मैट वालों ने कहा कि ऐसे कैसे, मतलब हम सेकंड ऑप्शन कैसे, हमें प्रायोरिटी में रखो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो तुम्हें कैट या जैट के आसपास ही देना पड़ेगा। तो अब वो एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी में हो गया है, ठीक है। इसी तरह सीयूईटी और पीजी जो है ये मिड मार्च में एग्जामिनेशन होता है। जितना मैंने बताया इसमें किसी को भी कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, कोई जानना चाहता हो कुछ और, प्लीज अपना हाथ उठाइए अगर किसी को भी कोई समस्या हो या कोई बात जानना चाहता हो तो मैं मान के चलूंगा किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इतना अच्छा समझा रही हूँ मैं। हाँ निखिल पांडे पूछिए क्या प्रश्न है। बताइए निखिल। मैम जैसे आपने बताया कैट में तीसरी फेज में वो होता है, जो भी होता जी है, तो जो सारे एग्जाम्स है उनमें भी यही 3 फेजेस पे गुजरना पड़ता है हमको? जी बच्चे, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं किसी भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, चाहे आप किसी की भी, मैंने इतने सारे आपको मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बताए, एनमैट स्नैप सभी में आपको करना होता है कि आप पहला जो है वो तो रिटन एग्जामिनेशन देंगे। दूसरा जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्क्रीनिंग उन्होंने रखा है। कई जगह पे ग्रुप डिस्कशन से काम चल जाता है, कई जगह पे आपको रिटन असेसमेंट देना पड़ता है, कई जगह आपको केस स्टडी प्रेजेंट करनी पड़ती है। लेकिन होता ही 3 चरणों में है, आखिरी जो होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे ही तीनों का क्यूमुलेटिव स्कोर निकाला जाता है और फिर आपको एडमिशन दिया जाता है। आप अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं निखिल, या कौन सी क्लास में है अगर आप स्कूल में है तो? मैम मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन कर चुके हैं निखिल, तो इसके लिए हम जब तैयारी कराते हैं, नॉर्मली गलती कहाँ करते हैं बच्चे जिसमें दिक्कत आती है कि वो पहले सिर्फ साल भर तक वो सोचते हैं कि हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर लें, रिटन एग्जाम की, और फिर जब एक बार रिटन एग्जाम का स्कोर आता है उसके बाद उनकी नींद खुलती है और उनको लगता है कि बिल्कुल जब प्यास से अपना मरने का समय आ जाता है ना, तब सोचते हैं कि हम कुआं खोदने बैठते हैं कि अब हम जीके ठीक करेंगे अपनी, या अब हम अपने इंटरव्यू स्किल्स ठीक करेंगे, तो वो चीज में दिक्कत होती है। अगर आप साल भर तीनों चीजों की तैयारी करते हुए चल रहे हैं तो आपको आखिरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से, वो बहुत स्मूथ राइड होती है। ओके मैम, आई गॉट इट। ओके, थैंक यू निखिल। कहाँ से है निखिल आप? मैम रीवा से। वेरी गुड, ओके। चलिए निखिल, सर कुछ कहना चाहती है? साथ में इनके पेरेंट्स भी हैं किसी के? पेरेंट्स से, ओके। देखिए अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट एरियाज दिखा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी तो सब जगह आती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि यार मैथ्स से ही तो पीछे छुड़ाने के लिए कॉमर्स लिया था, और यहाँ भी तुम लोग मैथ्स पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे मैथ्स को बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और बहुत बेसिक मैथ्स होती है, बहुत टफ नहीं होती है। लोगों ने जितना हुआ बजा के रखा है उतनी टफ मैथ्स नहीं होती, और अगर कोई मैथ्स वाला है तो उसके लिए तो बहुत ही ईजी होगा। मैथ्स का एग्जामिनेशन बेसिक क्वांटिटेटिव एबिलिटी सब में पूछी जाती है, कैट, जैट, सीईटी, स्नैप, एनमैट, सीयूईटी, माई कैट। मैथ्स से पीछा नहीं छूटेगा, लेकिन उसको कराने का तरीका आसान किया जा सकता है। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी, अगेन मैं बता दूं कि बहुत सारे मैंने अपने लाइफ में ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, क्योंकि मैं खुद वर्बल एबिलिटी पढ़ाती हूँ, मैं एचओडी रही हूँ वर्बल एबिलिटी की, कि कई बच्चे आते हैं जो उनको लगता है कि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो वो तो जू निकाल लेंगे, और कुछ रहते हैं जो बहुत आसपास कस्बों से हैं, जिन्होंने शायद पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम से की है, लेकिन फिर भी बोलने में या बात करने में, कम्युनिकेशन में, बाकी चीजों में अंग्रेजी में थोड़ा सा हमारा हाथ तंग है। तो उनको लगता है कि बाकी सब तो हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी को इतना बड़ा हुआ बना दिया कि वर्बल एबिलिटी नहीं निकलेगा। तो बच्चे ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनकी इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि शायद बोलने में वो 2 लाइन या 4 लाइन में नहीं बोल पाते, लेकिन वर्बल एबिलिटी वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो किसी भी प्रकार का आप जिसको कहते हैं ना कि अपने दिमाग में कोई खाचा बना के तैयारी मत कीजिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
तीसरा लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर सब में पूछी जाती है। लॉजिकल रीजनिंग बड़ा सिंपल सा लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि आप अगर बात करो भाई अरेंजमेंट हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, 4 लोग अगर एक लाइन में बैठे हैं, पीछे वाला जो है वो अगर A B C D है तो उसमें तीसरा लास्ट 5th वाले में कौन सा आएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन आपने किए होंगे ना पजल के क्वेश्चन, वो हम LR में करते हैं। ठीक है। जनरल अवेयरनेस अगर मैं बात करती हूँ जिसको जीके का पार्ट बोलते हैं, तो ये खुशखबरी है कि वो सिर्फ जैट में पूछा जाता है और माई कैट में पूछा जाता है, कैट में नहीं पूछा जाता। राइटिंग एबिलिटी टेस्ट भी जो है वो कैट में नहीं होता, वो सिर्फ जैट में होता है। डिसीजन मेकिंग करके एक चीज होती है जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ केवल जैट में पूछा जाता है, बाकी किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता। और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ माई कैट में होता है। तो ये अब क्लियर है, मतलब मोटे तौर पे अगर हम बोले तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए हमें DILR, क्वांट और इंग्लिश पढ़ना होता है। लेवल देख लो कैसा होता है। अब इसमें एक चीज समझना कि VARC में 24 क्वेश्चंस होता है, टोटल 24 क्वेश्चंस होते हैं। जीके होता नहीं है, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ग्रामर और वोकैबुलरी भी नहीं होती है। टीटा का मतलब होता है जिसमें आप लिखेंगे और आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में नहीं कटेंगे। तो 3 क्वेश्चन तकरीबन टीटा होता है, 40 मिनट का पेपर माना जाता है। अगर मैं बोलती हूँ कि 24 में से अगर आपने 12 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो आपके 99 परसेंटाइल आराम से बनेंगे। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है ये करना कि 24 में से अगर 12 हमने सही कर दिए, ठीक है, तो हम 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर रहे हैं। वहीं पे DILR की बात कर लेते हैं या क्वांट की बात कर लेते हैं। मात्र अगर आपने 22 क्वेश्चन में से क्वांट में अगर आपने 10 सही कर लिए तो आपके 95 परसेंटाइल के ऊपर जा रहा है। ठीक है, वहीं पे DILR में 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि अलग अलग सेट्स पे आते हैं। हम बोलते हैं कि भाई अगर आपने 4 सेट्स में से 1.5 सेट भी लगा लिया है तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, आपको किसी बहुत बढ़िया कॉलेज से कॉल जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात मैं इसलिए समझा रही हूँ कि ये जो लोगों ने बना के रखा हुआ है कैट का हुआ, ये उतनी बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबसे इंटेलिजेंट लोग कैट करके IIMs में जाते हैं, बहुत स्मार्ट लोग IIMs में जाते हैं, ये बात सच है। ये समझ में आना, ये स्ट्रैटेजी होना कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज आते हुए भी छोड़ देनी है क्योंकि आपका समय ज्यादा ले रही है, ये कैलकुलेशन आपको सिखाया जाता है जब आप प्रिपरेशन करना चालू करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वोकैबुलरी अगर मैं इसमें लिखती हूँ तो वोकैबुलरी किस तरह से आती है, वोकैबुलरी के सीधे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर मैंने कोई एक लाइन बोली है तुम्हें तो मतलब तुम्हें वो लाइन लिखनी आती है। या अगर मैंने कोई भी चीज बोली है दिस इज अ इनॉर्मस क्लासरूम, तो अगर इनॉर्मस का मतलब शब्द नहीं मालूम तुम्हें तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या बात बोली गई है। इसलिए वोकैबुलरी आना हमको जरूरी है, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। स्पीड रीडिंग होती है, अलग अलग अनसीन पैसेजेस जो कि हम स्कूल लेवल पे भी करते आए हैं, उन्हीं का एक एडवांस वर्जन रहता है जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। वो चीज आपको कवर करनी है। पैरा जंबल है, पैरा समरी है, क्रिटिकल रीजनिंग है। तो आप जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपको एक चीज समझ में आएगी इसमें कि इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सिर्फ नॉलेज पे बेस करती है और स्ट्रैटेजी पे बेस नहीं होती। ठीक है, DILR की टॉपिक्स हैं, टेबल्स आते हैं, कैलकुलेशंस आते हैं, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, अलग अलग ग्राफ्स आपको दिए जाते हैं, आपको उनका डेटा जो है वो सिंथेसाइज करके लिखना होता है। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग में जैसे मैंने आपसे कहा कि अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशंस आते हैं, वेन डायग्राम आते हैं, क्यूब्स आता है, पजल्स दिए जाते हैं। तो बहुत बेसिकली वो आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं तीनों ही डिपार्टमेंट्स में, चाहे मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात कर लूँ, चाहे मैं VARC की बात कर लूँ, चाहे मैं DILR की बात कर लूँ। वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो फ्रैंकली ये देख रहे हैं कि क्या सामने वाला जो बच्चा है वो लिख रहा है, दिख रहा है, उसको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कितना है इस सब्जेक्ट का। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो हम इसको आइडियली 5 में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स। इसी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। आइडियली ये 10th और 12th तक की मैथमेटिक्स को कवर करता है। इसको करने की स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अगर आप देखते हैं तो कैलकुलेटर भी अलाउड होता है कैट के एग्जामिनेशन में, लेकिन हम फिर भी मना करते हैं क्योंकि वो टाइम बहुत ले लेगा। जितनी देर में आप ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर खोलेंगे और आप टक 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 करेंगे, उतनी देर में आपके साइड में बैठा हुआ जो आपका प्रतिद्वंदी है वो 2 क्वेश्चंस करके निकल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, स्पीड का खेल है। ओके, ठीक है।
इसके अलावा हम स्पीड मैथ्स की अगर आप बात करते हैं तो हम खुद भी हमारा जो सेंटर है यहाँ पे भोपाल में, हम अभी क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, जो मैंने देखा भोपाल में कि बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है स्पोकन इंग्लिश में, तो अभी बल्कि हम 20 से कल से चालू हुआ है, कल 21 से लेके 5 जनवरी तक पहले चरण का हमने फ्री स्पोकन इंग्लिश की क्लास चालू की है, हमारे सेंटर पे होती है वो। और इसके अलावा हर सैटरडे हर शनिवार जो है हमारे यहाँ एक फ्री स्पीड मैथ सेशन लिया जाता है बच्चों के लिए, ताकि उनको जो बेसिक कैलकुलेशन मैथमेटिक्स, परसेंटेज, परसेंटाइल, फैक्टर, फैक्टोरियल्स, इनमें दिक्कत ना हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज आ गई तो आप समझिए कि आपका क्वांट जो है वो दैट्स अ वेरी वेरी इजी टास्क टू क्रैक द क्वांट आफ्टर दैट। और जैसे मैंने टाइमलाइन प्रिपरेशन की आपसे कहा था, तकरीबन हम ये मानते हैं कि अगर आपने जून, जुलाई, अगस्त, देखिए तो हमने किस हिसाब से लिखा हुआ है कि बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम उनकी तैयारी किस हिसाब से कराते हैं, ये हर बच्चे का डिफरेंट होता है। तकरीबन हम ये मानते हैं कि नवंबर में जब तक आपका एग्जामिनेशन होता है, सितंबर तक हम ये मान के चलते हैं कि अक्टूबर में आपको देन जो लास्ट के जो रिवीजन वाले टॉपिक हैं वो कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि नवंबर में जब आप एग्जामिनेशन दें तब तक आपका पूरा फाइनल रिवीजन फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाए। जैसा मैंने कहा, आज से अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना चालू करते हैं तो बहुत टाइम है अभी आपके पास, आप आराम से 25 नवंबर का कैट जो है वो देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन हाँ, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, 2-3 महीने के पहले सोचोगे कैट दे दोगे तो वो नहीं हो पाएगा। ये हमारे मॉक्स हैं जो हम अपने मॉक सीरीज देते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे देते हैं। इसमें हम प्राइम मॉक्स देते हैं, सीजीएस देते हैं, और ये अलग अलग जून से मॉक्स होना चालू होते हैं जो कि नवंबर तक चलते हैं, और ये हर वीक होते हैं। तो इतने सारे मॉक्स हम तैयार कराते हैं ताकि बच्चे जो है प्रॉपर कैट के पैटर्न को लेके यूज टू हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि बच्चों को कैसी पढ़ाई करनी है, किस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न आता है। जब आप इतने मॉक्स देते हैं, तकरीबन मैं बात कर लूं तो हम 80 से ज्यादा मॉक्स देते हैं, बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं। वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, आप घर बैठ के दे सकते हैं उन मॉक्स को, हमारे पोर्टल पे होता है। 80 मॉक्स अगर आप एक एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं, आपने 80 सैंपल टेस्ट अगर दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए वहां पे कैट का एग्जामिनेशन बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें कुछ मिथ और रियलिटी है, मैं चाहूंगी अगर आपके दिमाग में भी कोई मिथ हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए कि क्या कैट 24 के सेशन सारे डिफिकल्ट थे? नहीं, 3 चरणों में एग्जामिनेशन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। 3 कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा, वर्बल एबिलिटी, क्वांट और DILR, ये तो 3 सेक्शंस हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो 3 चरणों में भी एग्जामिनेशन होता है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। अब कई बार ये होता है कि स्लॉट 1 का पेपर आसान होता है, स्लॉट 3 का पेपर टफ हो गया, ठीक है, लेकिन इनको स्केल अप किया जाता है ताकि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की, आप कह सकते हैं कि भेदभाव ना हो। इसलिए जब स्कोर आते हैं तो स्केल अप किए जाते हैं और सारे सेक्शन एक जैसे मुश्किल नहीं होते। इस बार का जो आप कह सकते हैं कि कैट हुआ था, उसमें मैं कहूँ तो आपसे VARC कंपेरेटिवली पिछले साल के हिसाब से मुश्किल आया था, लेकिन क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पेपर काफी आसान था। दूसरा क्वेश्चन, कैट 24 QA सेक्शन बीइंग सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट कंपेयर्ड टू पास्ट ईयर्स? नहीं, इनफैक्ट इस बार उल्टा हुआ है। इस बार जो पेपर का पैटर्न था क्वांट का, वो कंपेरेटिवली आसान आया था। पिछले साल मैं जरूर मान सकती हूँ कि क्वांट जो था वो काफी टफ था, इनफैक्ट काफी ज्यादा टफ कर दिया था। इस वजह से जो आप कह सकते हैं कट ऑफ था वो नीचे चला गया था, ठीक है। VARC में पैरा ऑड वन आउट वाज रीइंट्रोड्यूस्ड, जी बिल्कुल सही बात है। हम मोटे मोटे तौर पे VA के अलग अलग पैटर्न्स बताते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट। तो ये कई बार ये बदलाव होते रहते हैं। जैसे पिछले साल पैरा में ऑड वन आउट आ गया था, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। पैरा जंबल हर साल आता है, 24 में पैरा जंबल हटा दिया गया था। तो थोड़ा बहुत 19-20 का वेरिएशन हर साल के पेपर पैटर्न में चलता है। कैट बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, बिल्कुल डिफिकल्ट एग्जामिनेशन ही है अगर स्ट्रैटेजी सही है। जैसे मैंने कहा कि ये मिथ है अपने आप में कि बहुत इंटेलिजेंट लोग ही कैट दे पाते हैं, या देखो हम कहते हैं यार वो बंदा कितना इंटेलिजेंट है, कितना सही है, IIM बैंगलोर में बैठा है या IIM लखनऊ में बैठा है। इंटेलिजेंट नहीं है, स्मार्ट है, उसको मालूम था कि उसको एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे क्रैक करना है। बहुत टफ एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी पे बेस्ड एग्जामिनेशन है। स्ट्रैटेजी अगर सही होगी तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचेंगे। पार्शियल है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, पार्शियल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं, इनफैक्ट उल्टा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो उसका एक जेम करके हमारे यहाँ कैटेगरी बोली जाती है, जनरल इंजीनियर मेल, तो उनके मार्क्स जो है कंपेरेटिवली कम होते हैं। लेकिन ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है वो कैट देते हैं और उनका ज्यादातर अच्छा निकल जाता है, क्योंकि जैसे मैंने उनसे कहा कि उनका DI और क्वांट का सेक्शन थोड़ा सा सधा हुआ रहता है उनका। आप कह सकते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी होती है उस एरिया में, तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती। और टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, 4 साल टेक्निकल पढ़ा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना उनका बेटर होता है इस वजह से। लेकिन कैट बॉडी पार्शियल है उनको लेके, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्या डाइवर्सिटी फैक्टर प्ले रोल करता है फाइनल सिलेक्शन में? बिल्कुल करता है। डाइवर्सिटी का रोल भी प्ले होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कैटेगरीज भी लगती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे रिजर्वेशंस भी होते हैं, डाइवर्सिटी का भी एंगल आता है। डाइवर्सिटी इज अ टर्म और एज अ टर्म डाइवर्सिटी बताओ। डाइवर्सिटी का मतलब इसमें यह है कि अलग अलग क्षेत्रों से, कई बार जो बच्चे हैं कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, कई बार ट्राइबल एरिया से बच्चे आते हैं, कई बार पिछड़े वर्ग से बच्चे आते हैं, कई बार आप कह सकते हैं कि ऐसी जगह से, या आप कह सकते हैं स्टैचर से, अगर मैं बात करूं कि सोशल जिसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टैचर से, ऐसी जगहों से बच्चे आए हैं जहां पे उनको उतने मौके या उतनी लिबर्टी नहीं मिली शायद आगे बढ़ने की, पढ़ने की, तो उनको थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। Are the seat reserved for category students in MBA? जैसे मैंने कहा कि मैंने पिछली बार आपको इसी सवाल का जवाब दिया, जी बिल्कुल कैटेगरी रिजर्व होती है, लेकिन इसमें अनफेयरनेस नहीं होती, फेयरली रिजर्व होती है। जैसे बाकी और भी एरियाज में, गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट एरियाज में है, बिल्कुल उतना ही रिजर्वेशन है, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हाँ फायदा तो मिलता है। अब ये आप देख सकते हैं कि कुछ मार्क्स हैं, टोटल परसेंटाइल स्कोर्स हैं, कितने गए हैं। 24 का रिजल्ट अभी पिछले हफ्ते ही आया है, इसलिए रिजल्ट जो है वो अंडर ऑडिट है। तकरीबन 14 स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल आए हैं, ये बात तय है, जिसमें से 13 मेल है और एक जो है वो फीमेल है जिसको 100 परसेंटाइल आए हैं। बाकी ये नंबर्स है। स्कोर्स और परसेंटाइल का डिफरेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। स्कोर्स का मतलब होता है कि अगर आप हाईएस्ट जो नंबर गया है वो 100 परसेंटाइल पे फिक्स होता है, बाकी उसके नीचे जितने आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उस बेसिस पे परसेंटाइल डिपेंड होती है। मतलब नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर आप 99% लोगों से आगे हैं जिन्होंने कैट का एग्जामिनेशन दिया है, तो आपके 99 परसेंटाइल है। ये ओवरऑल स्कोर्स की हम बात कर लेते हैं, ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटाइल है, लेकिन ये बहुत डायनेमिक है, हर साल बदलती रहती है। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें डायनेमिज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये अलग अलग पेपर है, ये जैट का पेपर का पैटर्न है। 170 मिनट का पेपर होता है, जिसमें आपको ये सहूलियत होती है कि आप कैसे भी करना चाहें आप पढ़ सकते हैं, आप उसमें आगे पीछे भी उसको कर सकते हैं। कैट में ये सहूलियत नहीं होती, 40-40 मिनट के फिक्स सेक्शन होते हैं। ये स्नैप का एक्सपेक्टेड पैटर्न है। स्नैप में जनरल इंग्लिश आती है, जिसमें अगर अब मैं बात करूं तो उसमें आरसीज कवर नहीं किए जाते, क्योंकि 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं तकरीबन। इस तरह का रहता है, तो ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको कहूं कि आप पैसेज पढ़िए, वो संभव नहीं है। एनमैट जब हम कहते हैं तो एनमैट को बोला जाता है सबसे तकरीबन बहुत आसान एग्जाम माना जाता है। मैनेजमेंट एंट्रेंस का एडेप्टिव पेपर होता है। आपको शुरू के 10 क्वेश्चंस आपने कर लिए, वो हम कहते हैं कि जरूरी है कि आपके सही हो, उसके बाद चीजों में परिवर्तन हो सकता है। आपने पहले अगर 10 क्वेश्चन सही कर लिए, तो आने वाले 10 क्वेश्चन जो है वो उस बेसिस पे होंगे कि आपने पहले के आंसर्स कैसे दिए। अगर आपने उसमें कोई चीज गलत कर दी, तो फिर वो आपका आंसर जो है वो समझ जाता है कि भाई इसके बस की नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन, तो वो आसान कर देते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो स्केलिंग में मुश्किल हो जाता है। तो शुरू के 10 क्वेश्चन हम मानते हैं कि आपको सही करना जरूरी है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 चरणों में होता है। पहला अगर आप बात करें टेस्ट स्कोर आता है, जिसमें हमने बात की कि आपको रिटन एग्जामिनेशन करना पड़ता है। दूसरा चरण जो होता है वो पर्सनल ग्रुप होता है, उसमें एक्सटेम्पोर आ सकता है, जीडीपीआई आ सकता है, बहुत कुछ होता है। तीसरा जो होता है चरण वो पीआई होता है, जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन। बेस्ट बी स्कूल्स की लिस्टिंग ये है। आप चाहें तो आपको ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस चीज को समझना कि आपको किन बी स्कूल्स में टारगेट करना है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के हिसाब से दिए हुए हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, पे पैकेजेस आप देख सकते हैं कि बेसिक एवरेज पैकेजेस कितने हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि टीयर 1 का एवरेज पैकेज हम 25 से 30 लाख के आसपास मानते हैं पर एनम का। बी टीयर स्कूल्स का हम 20 से 25 लाख के बीच में मानते हैं, और टीयर 3 का हम 15 से 20 लाख के आसपास एवरेज पैकेज मानते हैं। तो यही चीज उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बार ग्राफ, और ये पैकेजेस बढ़ते जा रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि इनमें काफी चेंजेस आए हैं, कुछ ऊपर ग्रेडिंग में चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं ग्रेडिंग में। जैसे IIM रायपुर का पैकेज जो है पिछली बार अगर मैं देखती हूँ तो 14.2 से 15.11 आया है। उसी तरह अगर आप बात करते हैं तो IIM उदयपुर का पहले ज्यादा था, 19.05 से 13.42 गया है। ये एवरेज पैकेजेस होते हैं, जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनका एवरेज निकाल के वो पैकेजेस को दिया जाता है। ये हाईएस्ट और लोवेस्ट पैकेज नहीं है।
ठीक है। अब अगर मैं अपने रिसोर्सेज की बात करती हूँ कि सीएल में हम अपने रिसोर्सेज को कैसे करते हैं, तो इसमें मैंने कहा आपसे क्या बहुत सारे बच्चे शायद ऐसे हैं जो बाहर के हैं और भोपाल में नहीं है, या हमारा केंद्र जो है भोपाल में स्थित है, आप यहाँ पे नहीं आ पाए, तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हमारे यहाँ अवेलेबल कराई जाती हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन चलते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाई ऑनलाइन होती है। पोर्टल है जिसमें सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपसे कहा कि तकरीबन अगर आप बात करते हैं तो 130 क्यूमुलेटिव मॉक्स दिए जाते हैं, जिसमें 80 मॉक्स जो है वो कैट के होते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग चलती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आप उसमें देखते हैं तो पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलती है जो आप देख सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको दिया जाता है, आपको हर टॉपिक के टेस्ट दिए जाते हैं, आपको पूरा कंटेंट मटेरियल जो है वो इन हैंड आपको मिलता है। तो बहुत सारी जगहों पे हम इस तरह से काम करते हैं, बट मैं पर्सनली ये प्रेफर करती हूँ कि बच्चे अगर सेंटर पे आके पढ़ाई करते हैं तो हमेशा ऑनलाइन से बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटर्स मिलते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो हम लोग मिलते हैं आपको बात करने के लिए, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये मटेरियल आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, यूज करना है। क्योंकि ऑनलाइन तो आज की डेट में फ्रैंकली हर चीज आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन वो 1 to 1 का जो टच होता है, जो आके पढ़ाई करने की बात होती है, उसका फायदा अपने आप में बहुत अलग है। या जैसे आपने देखा ही होगा ना कि फर्क तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोविड में जो बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है उसमें और जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होती थी उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आज भी जब बच्चे आते हैं हमारे पास कई बार और उनको नहीं बनता तो हम उनसे पूछते हैं कि कोविड बैच के हो क्या, है ना। तो ये आप लोगों को भी समझ में आता होगा कि कितना ही हो जाए ऑनलाइन की पढ़ाई ऑनलाइन की होती है, सामने बैठ के पढ़ाई सामने की होती है। तो वो परिवर्तन आता ही है। तो मैं कोशिश, अगर आप कर सकते हैं कहीं पे भी, अगर भोपाल नहीं भी आ सकते आप तो आप जहां भी जा सकते हैं, कोशिश तो ये कीजिए कि अगर आप यहाँ आके पढ़ पाए, लेकिन कहीं पे भी पढ़ पाएंगे तो ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर होती है। जैसे मैंने कहा कि आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, रिसोर्सेज का मतलब है आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपको क्लासेस मिलती हैं, आपको जीके और वोकैब का पूरा जोन मिलता है, जिसमें आपको पूरे करंट अफेयर्स का और वोकैबलरी का पूरा संग्रह मिलता है कि आपको कौन कौन से वोकैबलरी के वर्ड्स पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, उनका यूसेज क्या होगा। आपको स्ट्रैटेजी वीडियो दिए जाते हैं कि आपको हर सेशन से पहले वो पढ़ के आने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं वो आपको बताया जाता है। हर दिन डेली टेस्टिंग होती है आपकी, जो आपने पढ़ा है आज जो पढ़ के गया उसका कल टेस्ट लिया जाता है। टॉपिक टेस्ट दिए जाते हैं, मतलब आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको आरसी पढ़ाया, फिर मैं आपसे बोलूंगी कि भैया उसका टॉपिक टेस्ट लिख के आओ, कल अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर अगर कोई एक, जैसे मॉडर्न मैथ्स, आपने पूरा मॉडर्न मैथ्स पढ़ लिया, फिर उसका सेक्शनल टेस्ट होगा, आपसे बोला जाएगा कि मॉडर्न मैथ्स खत्म हो गया, सेक्शनल टेस्ट दो, ताकि हमें पता चले कि मॉडर्न मैथ्स में कौन सी चीज समझ में आई, कौन सी चीज समझ में नहीं आई। एक बार ये पार्ट हो गया तो फिर कहा जाता है कि मॉक कैट लिखो उस टॉपिक पे। मॉक कैट लिखोगे तो समझ में आएगा कि पढ़ने में बात अलग है, लेकिन जब धरातल पे उतरे हो तो एग्जैक्टली कितनी चीजें बन रही है और कितनी नहीं बन रही है। वही चीजें फिर उसके बेसिस पे आपके टेस्ट सीरीज में इंप्रूवमेंट क्या होंगे, मेंटरशिप ली जाती है कि आपको बिठा के पूछा जाएगा कि कहीं तुमने ये एरिया में अच्छा किया है, इस एरिया में खराब किया है, इसको कैसे इंप्रूव करने की जरूरत है। कई बार बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इन हाउस, उनको बिठाया जाता है। एक खास करके एग्जामिनेशन टाइम पे होता है ना, बच्चों ने सब पढ़ाई कर ली, उसके बाद भी कहते हैं कि मैम हिम्मत नहीं हो रही जाके एग्जाम देने की, ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ। तो कई बार वो मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है बच्चों पे, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है। आजकल आपकी उम्र में भी एंग्जाइटी होने लगी है, बच्चों को डिप्रेशन होने लगा है बहुत ज्यादा। करियर का इतना ज्यादा वो है कि मुझे स्कूल लेवल पर बच्चे आके बोलते हैं कि हमें स्लीपिंग पिल्स खाने की जरूरत पड़ी है, हमें एंटी डिप्रेसेंट्स खाने की जरूरत पड़ रही है। पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। इतने की जरूरत नहीं होती है फ्रैंकली, अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो, है ना। पढ़ाई भी करो, खेलो कूदो भी, घूमो फिरो भी, यही उम्र है ना। पूरी जिंदगी पढ़ाई करके भी नहीं निकलेगी और जरूरत भी नहीं है उसकी, अगर स्ट्रैटेजी सही है तो वही स्ट्रैटेजी पे बेसिकली हम काम करते हैं मोटे तौर पर। इसके अलावा पर्क्स में अगर मैं बात करती हूँ तो बच्चे इसमें परसेंटाइल प्रेडिक्टर होता है। मतलब क्या होता है परसेंटाइल प्रेडिक्टर का मतलब कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे यहाँ, मुझे मालूम है कि तुम तैयारी कर रहे हो, इसलिए मॉक्स तुमने दिए हैं। अब उस मॉक्स में मुझे समझ में आ जाएगा कि यार आपका जो मॉक्स का पैटर्न है, हम उसको पैटर्न को रखते हैं कि इसके अगर आपने 80 मॉक्स दिए, 80 मॉक्स का आपका एवरेज क्या बन रहा है, उस बेसिस पर भी परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि यार तुम्हारे 89, 90, 95 कहाँ परसेंटाइल आ रहा है। तो बेसिकली कौन से कॉलेजेस के फॉर्म भरने ताकि पैसे अननेसेसरली बर्बाद ना हो, क्योंकि ये कॉलेज में जो फॉर्म्स है ये बहुत महंगे भरते हैं, है ना। तो अगर मुझे समझ आ रहा है कि यार तुम्हारा परसेंटाइल जो है वो 95 के ऊपर नहीं जाता दिख रहा, तो फिर हम उन्हीं कॉलेजेस के फॉर्म भरे ना जो कि टियर 3 में आते हैं, 90 से 95 के बीच में आए।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज नॉर्मली लोग नहीं करवाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बच्चे अंधेरे में आप तीर चलाते हो, आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आपको जो किसी ने समझा दिया, दोस्तों ने, घर वालों ने, दीदी ने, भैया ने, आपने समझ के भर दिया। बाद में पता चल रहा है कि यार वो अननेसेसरली पैसे जो है बच्चे 50-50 हजार रुपए जो है बच्चे डुबा देते हैं अननेसेसरली पेरेंट्स के, कि मैंने इसका फॉर्म भर दिया, उसका फॉर्म भर दिया, कैट का रिजल्ट आया, पता चला वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से उस चीज को कर रहे हो। इवेंट अपडेट आपको पहले मिलते हैं। इवेंट अपडेट से मेरा मतलब है कि आपको जैसे ये सीमैट का एग्जामिनेशन है, बहुत सारे बच्चे अभी तक मेरे सेंटर में आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि मई में होने वाला है, उनके पास ये नॉलेज ही नहीं है कि वो प्रीपोन होकर 25 जनवरी को हो गया एग्जाम, है ना। तो ये बताने के लिए और ये इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए भाई ये हो सकता है, ये इस तरह का हो सकता है, किया जा सकता है, ये आपको पहले मेरे सेंटर पे जो बच्चे पढ़ रहे थे, मुझे समहाउ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन तो नहीं आया था, लेकिन आपको आप कह सकते हैं ना कि सुगबुगाहट चालू हो जाती है, आपको समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं तो हो सकता है यार ये जनवरी में या फरवरी में हो जाए एग्जाम। तो आपने बच्चों को बिफोर हैंड तैयार कर दिया था उसके लिए। ये चीज अगर आप सिस्टम के बाहर हो तो आपको नहीं समझ में आती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड पे हम 1 मिनट रुकेंगे। मैं सब बच्चों से बोलूंगी जो एक्चुअली वाकई आगे जाके पढ़ाई इस मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, एक बार आप इस स्लाइड को देखिए। ये पूरी स्लाइड जितना हमने आपको बताया उसका क्रक्स है। कोई भी ऐसा टर्म है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैम बता के निकल गई, मुझे नहीं पता, अभी पूछ लीजिए, अभी आपको वो क्लियर आउट हो जाएगा। और आपको ये अगर ये स्लाइड समझ में आएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑनलाइन मटेरियल हर चीज का बहुत अवेलेबल है, लेकिन उस मटेरियल को 100% यूटिलाइज कैसे करना है आपको अपने लिए, और उसमें से भी मटेरियल कितना काम का है और कितना जस्ट फालतू फर्रे भरे हुए हैं, वो आपको स्ट्रैटेजिकली ड्रेन आउट करके अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है निकालना आना जरूरी है। If everybody is okay, then we will go ahead and move the slide. किसी के पास कोई भी सवाल है? कोई एक नॉर्मल टर्म भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो जरूर पूछिए। नहीं, चलिए गुड। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि आई एम प्रोफाइलाइजर क्या होता है, ये बहुत खास है जो सिर्फ हम ही करवाते हैं। और इसका रीजन ये होता है कि आई एम प्रोफाइलाइजर का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल को एनालाइज किया जाता है, जो आपने कैट दिए हैं, मॉक्स दिए हैं, आपका क्लासरूम परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपने कितने सेक्शनल टेस्ट दिए हैं, आप कितने डाउट्स लेके मेंटर्स के पास आए हैं, आपकी 10th की मार्कशीट में क्या लिखा है, 12th में क्या लिखा है, आपकी क्या एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, क्या एरिया ऑफ वीकनेस है, उसके बेसिस पे आपका एक प्रोफाइल बनाया जाता है और उसको असेस किया जाता है, जिसके बेसिस पे ये बता दिया जाता है कि भैया इतने पे इतने इतने कॉल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें आपकी कैटेगरी भी लग जाती है, इसमें बाकी सारी आपने अगर स्कूल कॉलेज लेवल पे कभी डिबेट में पार्टिसिपेशन किया है, कोई डांस में किया है, कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कोई एनएसएस का सर्टिफिकेट है, कोई कैंप में गए हो, स्पोर्ट्स कैंप में गए हो, वो सब कुछ असेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे निकाला जाता है कि कौन कौन से कॉलेजेस से कितने कितने परसेंटाइल पे कॉल आ सकता है। तो ये एग्जामिनेशन होने से पहले किया जाता है ताकि हमें मालूम हो कि यार हमें इतने पे कम से कम टारगेट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल पे आया कि मुझे 95 परसेंटाइल पे अगर मुझे आई एम बैंगलोर का कॉल आ रहा है, वहीं पे कोई और होगा जिसको 99 परसेंटाइल पे भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगी, जरूरी नहीं है कि 99 परसेंटाइल आ गई है तो आ ही जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। उसमें ये देखा जाता है कि 10वीं 12वीं के मार्क्स कैसे हैं, या ये देखा जाता है कि अगर मेरे पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो मुझे वेटेज मिल जाएगा भले ही मेरी 10वीं के मार्क्स कम हो आपसे। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कैंप में पार्टिसिपेट किया है, मैंने वॉलीबॉल खेली है, मैंने स्टेट लेवल का बास्केटबॉल खेला है, मेरी अगर एकेडमिक में परसेंटेज कम है तो भी मुझे आपसे ऊपर वेटेज मिल जाएगा। वहीं पे कोई और होगा जैसे शायद कथक परफॉर्म किया होगा उसको मिल जाएगा, किसी ने डिबेट किया होगा उसको मिल जाएगा। तो हर आदमी की प्रोफाइल एक दूसरे से अलग होती है और बहुत सारे क्राइटेरिया उस पर जज किए जाते हैं। उसके बेसिस पे अगर मुझे 95 पे बैंगलोर मिल रहा है तो मैं अननेसेसरली 99 लाने पे मेहनत नहीं करूंगी। मुझे मालूम है कि यार बॉस मुझे 95 परसेंटाइल चाहिए जिसपे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि मुझे मालूम है कि 95 परसेंटाइल कितने पे आएगा अगर मेरे 40 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो मैं अननेसेसरली 50 मार्क्स लाने पे मेहनत नहीं करूंगी। इसको हम कहते हैं प्रोफाइलाइजर। अगर आपको ये मालूम है कि आपको कहाँ टारगेट करना है, अर्जुन को भी अगर ये मालूम था कि उनको तीर चलाना है तो उनको ये मालूम था कि उनको चिड़िया की आग दिखनी चाहिए। बच्चे अंधेरे में तीर चलाते हैं, वहां पे इस वजह से गड़बड़ होती है।
ठीक है, तो प्रोफिलाइजर मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। जैसा मैंने कहा कि इसमें क्लास खत्म होने के बाद एक चीज है, क्योंकि मैं एकेडमिक के बैकग्राउंड से हूँ, डायरेक्टर हूँ ऑर्गेनाइजेशन की बात अलग है, लेकिन क्योंकि मैं खुद एकेडमिशियन हूँ, रही हूँ, इससे पहले मैं एचओडी रही थी वीएआरसी डिपार्टमेंट की और क्रिटिकल रीजनिंग की, तो आज भी वो चीज ज्यादा हावी है। तो क्लास के बाद ये जरूर होता है कि मेरी क्लास में अगर आप पढ़ के गए हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप अगली क्लास में आने से पहले वो चीज पढ़ के आए, और उसके ऊपर कैसे पढ़ाई हो रही है, आपने कितना टेस्ट दिए हैं, कितना सेक्शनल कवर किया है, और अगर कोई भी चीज रह जाती है, छूट जाती है, जो आपको समझ में नहीं आई मुझसे, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप 10 बार आइए, मैं 10 बार बताऊंगी आपको। लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमें फंडामेंटल हमारी जो बुकलेट्स हैं, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा मटेरियल है, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्लास के बाद जो आपने पढ़ा है वो आप जाके प्रैक्टिस शीट्स में जरूर कवर करके आइए। डाउट सॉल्विंग, जैसे मैंने कहा कि मेरा बहुत ज्यादा फोकस हमारा रहता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। उनको अगर कहीं पे भी किसी भी चीज का थोड़ा भी खटका लगता है कि यार ये कैसे होगा और ये क्यों नहीं होगा, तो आप बिल्कुल पूछिए, आप 10 बार पूछेंगे, आपको 10 बार बताया जाएगा। मेंटर्स हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप्स बनते हैं जो कि 24 घंटे ऑपरेशनल होते हैं। आपको रात में 2 बजे आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि रात के 2 बजे कोई क्वेश्चन आ रहा है, सुबह तक उठ के भूल जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो, जो भी मेंटर अवेलेबल होगा वो बिल्कुल उसका जवाब आपको वहीं देगा। और अगर आपको लगता है कि आपको सुबह आके सेंटर पे पूछना है, तो आपको बिल्कुल आप मेंटरिंग स्लॉट बुक कराएंगे और आप बैठ के बाकायदा इत्मीनान से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रैटेजी में अगर कहीं पे भी गैप रह गया तो फिर वो गोल गोल घूमता रहता है, आगे की बात नहीं निकल के आ पाती है। That's all from our side. Any question that you people have, please ask us. Yes, मानस साहू ने भी हाथ उठाया है और राजगढ़ से भी क्वेश्चन था, वो दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मैम मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। बेसिक्स तो क्लियर कर लिए थे, लेकिन कैट के क्वेश्चन नहीं बनते। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बेसिक क्लियर कर लिया था, लेकिन कैट के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ये आपका सवाल है? यस मैम। ओके, तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि कॉमर्स बैकग्राउंड से आप हैं, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें एक सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसमें अगर 22 क्वेश्चन आए हैं क्वांट के, ठीक है, तो अगर आप 8 क्वेश्चन भी उनमें से सही करते हैं, 8 क्वेश्चन का मेरा मतलब है अगर हमने कोई 2 चीजें भी पकड़ ली, आप मान लीजिए कि 5 है, अलजेब्रा है, अरिथमेटिक है, उसके अलावा आपने मान लिया कि मॉडर्न मैथ्स है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है। अब अगर आपने सिर्फ अरिथमेटिक भी पकड़ लिया तो अरिथमेटिक के और अलजेब्रा के मिला के 14 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर साल भर इनके ऊपर पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि यार ये क्वेश्चन पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से करना है। तो अगर आप इसको पढ़ के कर रहे हैं तो आपको गारंटी दे सकते हो कि अगर आपने 8 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी निकल जाएगा, आप उसका कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। आपको इस वजह से अभी नहीं बन रहे हैं क्योंकि अभी जो आप स्ट्रैटेजी उस पर लगा रहे हैं बच्चे, वो आप बिल्कुल वैसी लगा रहे होंगे जो हम स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे करते थे। यहाँ पे जो पढ़ने का करने का तरीका, इसमें क्विक ट्रिप्स लगती हैं, कुछ वैदिक मैथ्स के फंडे आ जाते हैं, कुछ स्पीड मैथ्स के फंडे आ जाते हैं। मतलब जो हम स्कूल लेवल पे करते आए थे, कैसे करते थे कि हम वो करते थे कि अगर आपका एक स्टेप भी गलत है तो उस पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती थी, राइट। यहाँ पे वो चीज खत्म हो जाती है। इनफैक्ट हमारे जो एचओडी है क्वांट के, अरिजित सर, उनका अगर मैं आपसे सक्सेस रेशियो बात करूं तो वो 90% जो उनके स्टूडेंट्स रहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के रहे हैं। और आप एक साल अगर आप मैथ्स अच्छे से पढ़ लें या क्वांट अच्छे से पढ़ लें तो मैं इस चीज की गारंटी रख सकती हूँ कि आप इतना कर लेंगे कि आप वो 8 क्वेश्चन सही करके कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई एम श्योर आप बूफअप जहां कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी पे कर रहे हैं, कंटेंट पे नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा किसी ने मुझसे हाथ खड़ा किया था, आपको आपको सवाल का जवाब मिला? आप कुछ और इसके आगे जानना चाहते हैं? ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, मैंने अभी 2-3 महीने ही प्रिपरेशन की थी, इसलिए मेरी मैथ्स इतने अच्छे से हुई नहीं थी। जी, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि 2-3 महीने की प्रिपरेशन मैंने आपसे बीच में भी कहा था कि वो संभव नहीं है कि कैट को हम 2-3 महीने में कर लें, लेकिन अगर आप साल भर कंसिस्टेंसी से उसकी तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। ऑलराइट। आप में से कितने बच्चे हैं जो भोपाल सेंटर या ऑनलाइन विजिट कर सकते हो? हम बीच बीच में अपने सेंटर पे एक मेंटरिंग सेशन वगैरह रखते हैं, अगर आप आके वो अटेंड करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम।
कभी भी आप आए, जब भी आपको आना हो, हमारे सेंटर एमपी नगर में है। आप करियर लॉन्चर एमपी नगर लिखेंगे, आप पूरा एड्रेस मिल जाएगा, फोन नंबर्स मिल जाएंगे। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो आप हमें कॉल करिए, 34 वी विल हेल्प यू देयर। 34th बटालियन धार, आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए पहले। पूछिए, क्या 34 था? पीएनसी एक क्वेरी थी स्टूडेंट की। हाँ जी बताइए। जी बिल्कुल पूछिए सर। सर ये जानना चाह रहे थे कि अगर वर्क एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के पास में तो उसका जी। प्लेसमेंट पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगा। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल कई कॉलेजेस हैं जो कि उसपे एडेड क्रेडिट देते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। आपको जैसे IIM बैंगलोर की अगर मैं बात करूं तो वर्क एक्सपीरियंस को बहुत क्रेडिट मिलता है वहां पे। एक्सेलराय जमशेदपुर जो है वो क्रेडिट देता है वर्क एक्सपीरियंस पे। और हर जगह आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी जितनी मजबूत होगी आपको बिल्कुल उसका फायदा मिलेगा। जी मैम और अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हम किस चीज पे फोकस करें कि हमारा प्लेसमेंट श्योर हो जाए? सर प्लेसमेंट जैसा मैंने आपसे कहा कि वो तीनों चीजों को एक तरह से आप कह सकते हैं कंपाइल करता है। आपका स्कोर कितना रहा रिटन एग्जामिनेशन में, उसके बाद आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा दूसरे चरण में, और तीसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू में भी। लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना पड़ता है। जैसे आप कोई अलग स्किल्स कर सकते हैं डेवलप, मीनवाइल आप चाहें तो आप कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। उनको ये लगना चाहिए कि बेसिकली जो बच्चा है जो एग्जामिनेशन देने आया है उसको पढ़ने की सीखने की ललक है, वो कुछ आगे करना चाहता है, वो कुछ आगे बनना चाहता है। सर आपका ये क्वेश्चन मैं आंसर करूंगी। मेरा MBA खुद वर्क एक्सपीरियंस के बाद ही था। मैंने अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूशन में पहले इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के बाद प्रॉपर टेक्निकल जॉब जो होती है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू प्रॉपर टेक्निकल जॉब करी मैंने, टेस्टिंग मैनेजर थी मैं। ब्रेक के बाद मैंने MBA करा। MBA में उसके बाद थोड़ा और एक्सपीरियंस लेके मैंने IIM इंदौर से अपना एग्जीक्यूटिव किया। तो जहां आप ये पूछ रहे हैं या जिन भी बच्चों का ये सवाल था कि आपके वर्क एक्सपीरियंस का आपके इस पे इम्पैक्ट होता है, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस आपको वहां काम आएगा जहां आप अपने एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी एक वर्क एनवायरनमेंट से काम करके आ चुके होते हैं, तो आपको ये पता होता है कि आपको एग्जामिनेशन जो रिटर्न है वो तो है ही, DDPI वगैरह में या और बाकी बच्चों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड होते हो उन बच्चों से जिनने कभी काम नहीं किया होता है। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे आपसे कल आए। इसलिए आप किसी भी IIM पे फोकस करेंगे या किसी भी नॉर्मल मैनेजमेंट कॉलेज पे भी फोकस करेंगे तो उनका आपका फोकस मेन फोकस आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे होता है। इसलिए आपकी बाकी चीजों को भी उतना ही वेटेज दिया जाता है जितने आपका 10th और 12th के मार्क्स को दिया जाता है। सिर्फ आपकी मार्कशीट आप नहीं है, एक एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करता है, एक सब्जेक्ट आपको डिफाइन नहीं करता है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है या मेरी हिंदी अच्छी है या मेरा मैथ्स अच्छा है या मेरा सोशल साइंस अच्छा है। आप ओवरऑल अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज बनाइए पहले। मैं इस सब बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ओवरऑल ध्यान दें। आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से किसी से उस कैंपस में पेश आ रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता होता कि शायद कोई साइकोमेट्रिक मेंटर आजू बाजू कहीं खड़ा होगा, आपको लगता है मैं तो अपना GDPI देके बाहर निकल आया हूँ, मेरे एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन आप एक प्यून्स जो वहां पे खड़े हैं उनसे किस तरीके से पेश आ रहे हैं ये भी आपके बिहेवियर का नोटिस किया जाता है। अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाने पे फोकस करिए। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो हो जाती हैं जीवन में। तो किसी भी बच्चे को अगर ये लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, आप उसको कभी भी पॉलिश कर सकते हैं, नो मैटर आपका वो बैकग्राउंड रहा है या वो आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है। 4 चीजें सीखने में नहीं कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हम वो भी कर लेते हैं धीरे धीरे। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप नंबर्स नोट डाउन कर सकते हैं। सेंटर का नंबर जी, धार सेंटर से हाथ उठाया। हाँ 34th बटालियन हम भेज। जी 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 एक और क्वेरी थी हमारी। हाँ जी पूछ। मैम बच्चे जानना चाह रहे थे कि अगर 3 साल के बाद में जैसे 2 साल का गैप हो जाता है तो उस गैप को हम गैप फिल करने के लिए मैम किस तरीके से अप्रोच रखें हमारी स्टडीज में कि जो हमारी फर्दर स्टडीज में कोई प्रॉब्लम ना आए।
नहीं, देखिए इसमें 2 तरह की बातें हैं। पहली ये बात है कि क्या आप ये समझना चाह रहे हैं कि गैप को किस तरह से कवर करेंगे? मतलब पढ़ाई में वापस कैसे आएँ क्योंकि पढ़ाई छूट गई है, तो वो गैप है, या फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपकी प्रोफाइल में गैप आ गया है? मैम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे 2 साल जो गैप आया उसमें हमने कैट के लिए प्रिपरेशन किया है, ठीक है। तो मैम उस गैप को फिल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई करना। जरूरत नहीं है। देखिए हाँ। आदमी जीवन में बहुत कुछ करता है, बहुत सारे हाँ। गैप्स आते हैं, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई मशीन थोड़ा है। हम आदमी गैप ले सकता है, कुछ और कर सकता है, कुछ और ट्राई कर सकता है। आप कहीं आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप घर में पिताजी का हाथ बटा रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो। जिंदगी में आपको कोई अपने आप ही कुछ किया है, आपको कोई किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आपका वो गैप क्यों हुआ। आप आज जब जागो तब सवेरा है। आप आज पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप आज वापस ट्रैक पे आ रहे हैं, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि इतना गैप है तो क्यों जस्टिफाई करना है। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जब मैंने अपने करियर से गैप लिया था। मेरे जब बच्चों का जन्म हुआ उसके बाद मैंने गैप लिया था। तो मैं जब इंटरव्यू में गई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि दो आप गैप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है गैप जस्टिफाई करने की। मैं एक परिवार बना रही थी, वो मेरा वो था। उससे मैंने कोई चीज, ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी की कोई चीज कम हो गई उससे कुछ बढ़ाया ही है मेरे जीवन में, कुछ अनुभव ज्यादा ही जोड़े हैं, कम कुछ नहीं किए। तो जो चीज आपने 2 साल की होगी गैप में, उससे कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव दिया होगा अपने जीवन में। उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं है किसी के भी नजर में। इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगी बच्चों के लिए, आपको बहुत सारे मार्केट में लोग घूमते मिल जाएंगे और ये ज्यादातर छोटी जगह के बच्चों को वो गुमराह करके सिर्फ पैसे बनाने के लिए करते हैं। छोटे छोटे स्टडी सेंटर है जिनका कोई 1-2 साल पहले अस्तित्व नहीं था, अचानक से आ जाते हैं, 2 साल बाद फिर गायब हो जाएंगे। तो अगर आप उनके पास जाओगे तो वो बोलेंगे हम यहाँ जुगाड़ लगा देते हैं, वहां जुगाड़ लगा देते हैं, ये पेपर बनवा लो, वो पेपर बनवा लो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। ये आपको कहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं आज सिस्टम इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि अगर आप एक पेपर कहीं लगाएंगे फेक, आपका जितनी वाइट लिस्टिंग थी आप अपना करियर बर्बाद कर लेंगे। उससे बेटर है बोल किसी की बातों में मत आइए कि मैं आपको वेरीफाइड पेपर बनवा के दूंगा, मैं ये करवा के दूंगा, मैं वो करवा के दूंगा। कुछ मत करिए। अगर आपका 2 साल का गैप है और आपको इंटरव्यू पूछता है जो आपने सच में किया है, भले ही आप घर में बैठ के अपने घर में फैमिली को हेल्प कर रहे थे, भले ही बर्तन धो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक फैमिली के लिए बहुत बड़ी हेल्प है कि आप घर के 4 काम कर दें। आप सच बताइए, आप किसी के छलावे में ना आए। स्पेशली जो बच्चे जिनको कोई एक्सपोजर नहीं है और अचानक से कोई मिल जाता है, चौराहे पे बैठे हुए ये चाचा जी बोल रहे थे, वो दादाजी बोल रहे थे, अरे फला फला ने ये कर लिया, इन सब बातों में प्लीज मत आइए। सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपकी सारी मार्कशीट, आपकी सारा जेन्युइन पेपर ऑलरेडी वाइट लिस्टेड इंटरनेट पे होता है। आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई की है वो सब कुछ वेरीफाइबल है। आप अपनी एक छोटी सी मिस्टेक के लिए जो आपकी जेन्युइन मेहनत है उसको बर्बाद ना करें, ये मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है। हाँ, ये बहुत होता है, आपको सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं जो ये बोलते हैं, जैसे आपने पूछा ना, बहुत वैलिड सवाल पूछा सर आपने, क्योंकि एक्चुअली बच्चों को ये दिमाग में डालते हैं कि भाई गैप हो गया तुम्हारा तो आ जाओ हम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, इसका सर्टिफिकेट बनवा लो, 6 महीने का बनवा लो, इंटर्नशिप का बनवा लो। कोई जरूरत नहीं है कुछ बनाने की। आप पढ़ाई कीजिए, वहां पे इंटरव्यू पूछेगा, सच सच जवाब दीजिए। सबसे आसान काम होता है सीधा सीधा जवाब देके आगे निकलना, और यकीन मानिए वो आपको कहीं पे भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे पास कश्मीर का क्वेश्चन आया है कि मैं स्टेट एथलेटिक वो इंटर्नशिप जॉब एक्सपीरियंस ही है। जी मैम एक क्वेरी और थी हमारी। जी पूछिए प्लीज। मैम जो इंटर्नशिप्स वगैरह हम करते हैं तो हमारे जॉब एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट ही माना जाता है या फिर मैम उससे कुछ कम आका जाता है उस चीज को? नहीं, आपका एक कंपनी में आपका जॉब फुल टाइम एम्प्लॉय होना वो एक डिफरेंट चीज होती है, और इंटर्नशिप आप किसी एक सब्जेक्ट पे काइंड ऑफ थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, फिर उसकी रिसर्च करके उसका एक आउटपुट देते हैं। तो वो आपकी कंप्लीट जॉब जैसा नहीं होता है, वो आप मान के चलिए कि आपका एक सर्टिफिकेशन कोर्स जैसा हुआ, आप लेवल पे सीख रहे हैं। मिलेगा आपको उसका। आपको उसका जरूर मिलेगा। हाँ। थैंक यू मैम।
तेजवीर सिंह की एक वो था मुझसे कि स्टेट एथलेटिक प्लेयर है और ये जानना चाहते हैं हमसे कि स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन का डिफरेंस रखती है और इफेक्ट करती है प्रोफाइल स्टूडेंट्स की। बिल्कुल करती है तेजवीर। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी भी चीज में अच्छे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एथलेटिक, आप तो स्टेट लेवल के एथलेटिक हैं, अगर ये कॉलेज लेवल पे भी होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होता है, चाहे वो एथलेटिक हो, चाहे वो कोई अलग स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे एनएसएस हो, जो भी को करिकुलर आपने किए हैं वो बिल्कुल आपको वेटेज दिलवाते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग। बिल्कुल होगा। इसके अलावा कोई और सवाल होंगे? इसके अलावा कोई और सवाल हो तो प्लीज आप पूछे। इसमें मानव का नाम आया था, मानव ने भी शायद सवाल पूछा था, उनका जवाब हम दे नहीं पाए थे। आ रहे थे? जी मैम, हो गया था, वो मैथ से रिलेटेड था। अच्छा मैथ्स वाला, मैम सीमेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। जी कुछ पूछिए प्लीज। जी मैं अभी एग्जाम आने वाली है जैसे, तो 1 मंथ ही बचा है, तो उसमें जीके और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे करें प्रिपेयर? जी मैम बेटा जीके उसमें का जी पूछिए पूरे। जी जीके का सिलेबस तो बहुत ही वास्ट है, तो उसमें कैसे पढ़े 1 मंथ में? बेटा ये वही वाली बात थी जो मैंने आपसे कहा था ना कि क्या होता है जब प्यास से मरने का समय आ जाता है तब बच्चों को याद आती है कि कुआं खोदना था हमें। ठीक है, तो एक बात समझो, दुनिया में कोई भी जी के 1 महीने में नहीं पढ़ा पाएगा, और किसी को पैसे मत भरना। ठीक है, किसी को पैसे मत भरना, किसी इंस्टीट्यूट में जाके पैसे मत भरना कि 1 महीने में जी के पढ़ा देगा, नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अभी ये करो, अभी बहुत लेट हो, अभी ये करो कि अभी न्यूज़पेपर्स उठाओ, करंट अफेयर्स उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। 1 साल का करंट अफेयर्स पूछेंगे। विजन आईएएस करके एक आपको वेबसाइट मिलेगी, बहुत सारे ऐप्स चलते हैं इनके। ठीक है, आप इनके ऐप्स उठाइए, उनके आपको कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे, जो हर महीने के कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स है, वो आप पढ़ते हुए चलिए पिछले 1 साल के। ठीक है, और बाकी स्टैटिक जीके जो है उसमें आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पर बच्चा ये बात वही होगी ना कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही कम है। जीके में तो कभी क्या पूछ लेंगे आप कुछ नहीं कह सकते। करंट अफेयर्स पे फोकस करो, स्टैटिक जीके नहीं हो पाएगा। जितना साथ करोगे करो, एडिटोरियल्स पढ़ते हुए चलो। और एंटरप्रेन्योरशिप तो आसान है यार, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन तो 10 दिन की पढ़ाई है, किताब उठाओ फटाफट पढ़ लो उसको, वो हो जाएगा। जीके करंट अफेयर्स आते हैं ना जो एंटरप्रेन्योरशिप के, जिनमें कंपनीज के बारे में, वो वाले के। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि वो करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। और अभी कोई भी बोल रहे कि हम क्रैश कोर्स बेच रहे हैं, 5,000 में एनरोल हो जाओ, 10 मत होना, बिल्कुल कोई नहीं करा पाएगा अभी। ओके ठीक है, अपने आप ही करना पड़ेगा, अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा। एडिटोरियल्स पढ़ते हुए चलो, और करंट अफेयर्स के ऐप्स आते हैं उस पर पढ़ते हुए चलो। एक करंट अफेयर्स मतलब 1, 1.5, 2 साल का करंट अफेयर्स पूछेंगे वहां से। ओके मैम, वैसे न्यूज़पेपर तो रीडिंग कर ही रहा हूँ डेली। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़पेपर करना, टीवी चैनल के सामने बैठ के दिन भर टाइम वेस्ट मत करना। हाँ वो वेस्ट है। हाँ ऐप्स में पढ़ोगे वो ज्यादा बेटर है। हाँ, 2 लाइन पढ़ के दिमाग में रजिस्टर करते हुए चलो। सर एक क्वेश्चन और था, एक वो बच्ची का, वो इसमें अच्छा ओके। 34 बटा लेना, आप पूछ लीजिए क्या प्रश्न है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम कुछ कोर्सेज आप सजेस्ट करेंगे जो हम हमारे लिए कैट के लिए लाभप्रद हो? कुछ कोर्सेज जैसे आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह की बात करें? जी मैम। ऐसे कोई स्पेसिफिक कोर्सेज नहीं होते सर। कई बार बच्चे जो है वो ऑटोकैड में कर लेते हैं, कई बार बच्चे डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कई बार एचआर का ले लेते हैं या फाइनेंस सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके लिए काम हो सकता है। मार्केटिंग इंटर्नशिप कर लेते हैं कई बार बच्चे। लेकिन ये सब कुछ आप तब कीजिएगा जब आपने कैट की प्रिपरेशन कर ली हो। तो जो गैप होता है ना, बेसिकली जब हम बात करते हैं कि कैट की एग्जामिनेशन से लेके नवंबर से लेके ज्यादातर ये कोर्सेज बच्चे मई के दौरान बीच में करते हैं। तो जब तक आप जाते हैं तब तक के लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है। कैट का एग्जामिनेशन देने के बाद भी कर सकते हो आप। अभी जो तैयारी है, फोकस है वो कैट के एग्जामिनेशन पे रखिएगा ज्यादा।
थैंक यू पहले रिटर्न निकाल लीजिए, उसके बाद कोई कोर्सेज करने की वो सोचेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको आपने रिटर्न निकाल लिया नवंबर में, दिसंबर से मई तक का टाइम आपके पास जीडीपी वगैरह प्रिपेयर करने के लिए होता है। वहां आपको वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। तो जब आप कोर्स करेंगे कहीं से, किसी कंपनी, मान लिया आप किसी बैंक में गए, आपने रिटेल बैंकिंग का ही कोर्स किया, तो वो आपको एक तो वर्क एक्स एनवायरमेंट कैसा होता है वो आपको वो करेगा, और वो आपको जीडीपीआई में वहां हेल्प करेगा, जहां आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि दो लोग आपस में ये बात कर रहे हैं तो इस बात का इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब आप रियल टाइम से होकर निकलेंगे, तो वो आपको अलग से प्रिपेयर करने की या रटने की जरूरत नहीं है आपके दिमाग में, क्योंकि आप उस स्थिति से खुद गुजरे हैं ऑलरेडी, तो आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन इस चीज को अपनी पढ़ाई के वेटेज को बराबर करने के बराबर मत रखिएगा कि यार मैं सर्टिफिकेट कर लूं 4 तो मेरे परसेंटाइल कम हो जाएंगे तो मेरे वो काम उधर हो जाएगा। वो रिप्लेसमेंट नहीं है। आपकी मेहनत उतनी ही होनी चाहिए जो आपको 2000% मेहनत लगानी है वो 100% लाने के लिए। उसमें अगर कहीं की कमी पेशी रह गई तो ये आपको फिलर्स का काम करेंगे। ये नहीं कि आप 5 सर्टिफिकेट कोर्स कर लेंगे तो आपके 5% में काउंट हो जाएंगे, तो आप 95 से 99 पे नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं ना, वो बीच में 1 मिनट गेम खेलते हैं तो वो चॉकलेट दी जाती है बच्चों को, तो वो चॉकलेट वो फिलर्स हैं आपके, लेकिन वो चॉकलेट पे आप अपनी फाउंडेशन नहीं बना सकते हैं। फाउंडेशन आपकी जो कैट की प्रिपरेशन है या जो भी एग्जाम आप अटेम्प्ट करें, उसकी जो बेसिक फाउंडेशन प्रिपरेशन है वो हमेशा रखिए। जैसे बच्चे अभी भी हमारे पास जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैट का एग्जामिनेशन दे लिया है और वो मई तक हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो 6 महीने की इंटर्नशिप को दिखा देंगे, उसमें उनके लिए सफिशिएंट है। तो वही है कि वो इंटर्नशिप दिखा देंगे, सर्टिफिकेशन दिखा देंगे, कोई साइट में बच्चे कर रहे हैं डिजाइनिंग में कर रहे हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा है, तो कोई एसईओ मैनेजमेंट पे कर रहा है, तो वो हो जाएगी। लेकिन वो कैट के एग्जामिनेशन देने के बाद कीजिएगा। दिशा लर्निंग में मैम उसके पहले मैं जानवी शर्मा को इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले वर्ष ही सीमैट का एग्जाम क्रैक किया है। जी जी तो मैं चाहूंगा कि जानवी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जानवी सुन पा रहे हैं आप हमें? Hello. हाँ जानवी। हेलो जानवी। Hello, ma'am. हाय जानवी। I'm audible. Yes, Yeah, Janvi, yeah. you are audible. Okay. So, my name is Janvi Sharma, and currently I'm pursuing MBA from Prestige University Indore. Okay, nice. लास्ट ईयर ही मैंने सीमेट दिया था 2023 में, एंड उसी टाइम मैंने अपना 85% अचीव किए थे सीमेट में, एंड देन मैंने ज्वाइन की प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी। वैसे तो और भी कॉलेजेस थे जिनको मैं टारगेट कर रही थी, बट किसी एंड मेरा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन किसी वजह से मैंने लिया नहीं। फिर मुझे प्रेस्टीज सूटेबल लगा तो मैंने यहाँ ले लिया, एंड अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ। एंड अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने मई टू सितंबर 5 मंथ की इंटर्नशिप की है मुंबई में, एंड मैं अपना एमबीए मार्केटिंग में कर रही हूँ। गुड, वेरी गुड। मार्केटिंग आपका मेजर्स है? मेजर मार्केटिंग एंड माइनर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। Logistics and supply chain. Okay, very good. Janvi, I would really like to stress you for one point कि marketing, finance, retail ये तो सब बच्चे करना चाहते हैं, right? And majorly सब जगह होता भी है। आपने लॉजिस्टिक्स लिया है, ऐसे ही पैकेजिंग का है एक सब्जेक्ट जो आपका बहुत डिफरेंट पोर्टफोलियोज आने लगे हैं एमबीए में। तो ये और मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं फाइनेंस और मार्केटिंग नहीं मिलता है तो आप कॉलेज मत छोड़िए उसके पीछे। रिटेल में आज इतना बड़ा मार्केट है, आपके जितने रिटेल स्टोर देखते हैं आप, मोर है, डी मार्ट है, इट इज सच अ ह्यूज मार्केट। मेरी कजिन है, शी डिड इट इन पैकेजिंग मटेरियल। लोगों को व्हेन शी डिड इट पैकेजिंग मटेरियल मुंबई में सिर्फ एक कॉलेज कराता था, एंड शी इज विद एबिट एंड शी इज अर्निंग लाइक गुड 50 lakhs a year। तो आप जो आपकी प्रोफाइल आपको चाहिए, ऑब्वियसली आपको पता है कि मुझे फाइनेंस चाहिए, वो तो ठीक है, वो तो आपको वैसे भी 10 कॉलेजेस में मिल जाएगा। लेकिन आउट ऑफ ब्लू अगर किसी बहुत अच्छे कॉलेज में आपको कोई और स्ट्रीम भी मिलती है जिसका आपको नहीं पता है, कॉलेज छोड़ने से पहले उस स्ट्रीम के बारे में पता करिए। जो वहां ऑलरेडी बच्चे हैं उनके साथ बैठिए, उनके एलुमनाई को ढूंढिए लिंक्डइन पे, उनसे पूछिए
तो आपने जैसे लॉजिस्टिक्स में किया है तो मार्केटिंग भी ऑल नो, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस यू ऑन लॉजिस्टिक्स में आपने क्या सीखा है, ताकि बच्चों को ये चीज पता चले कि फाइनेंस और मार्केटिंग के बाद भी मैनेजमेंट बहुत बड़ा फील्ड है। अभी इस टाइम पे ना एक लॉजिस्टिक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही ग्रोथ पे है। अभी जैसे कोविड आया था तो बहुत कुछ बंद हो गया था, लेकिन लॉजिस्टिक ऐसा है जो कभी बंद नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कभी बंद नहीं हो सकता। कोविड के टाइम पे भी अपन को सामान चाहिए था, सामने वाले किसी को चाहिए था, तो उसमें बहुत ग्रोथ है। ऑपरेशन हो गया, आपने ये सही बोला, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR ये तो कॉमन है, सभी करते हैं, लेकिन अभी ई-कॉमर्स आया है नया, लॉजिस्टिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। और अभी इस एरा के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक नया चालू हुआ, वो भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी जो भी काम होता है AI के बिना होते ही नहीं है। लाइक अभी अपन भी जो वीडियो कॉल बात कर रहे हैं वो भी एक टाइप से AI है। तो ये जो कुछ एडिशनल जो स्पेशलाइजेशन है, अगर आप इनको भी ज्वाइन करते हो, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, तो बेसिक अगर आप उनको लेना चाहते हो तो मेजर माइनर में ले सकते हो, लेकिन आप हर कॉलेजेस आपको एक चॉइस देता है कि आप कुछ मेजर में लीजिए, माइनर में लीजिए। तो ऐसे कुछ जो भी कोर्सेज है वो आप ले सकते हैं। और लाइक जो भी मैंने मुंबई में इंटर्नशिप की है वो मैंने लॉजिस्टिक्स में की है, एक वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है मैन लॉजिस्टिक, मैं 5 मंथ मैंने इंटर्नशिप की है वहाँ पे, एंड बहुत कुछ सीखा है वहाँ पे, तो वो बहुत हेल्प करता है। Absolutely, absolutely. In fact, I will encourage all kids कि जब आप एग्जाम क्रॉस कर लेते हैं और आपको स्ट्रीम चूज करना होता है, भले ही आप मेजर बहुत सेफ प्ले करने के लिए आप मेजर्स जो है आपका फाइनेंस मार्केटिंग लीजिए, लेकिन माइनर एक आउट ऑफ द ब्लू सब्जेक्ट लीजिए, बिकॉज इतना उठता हुआ मार्केट है इन सब्जेक्ट्स का। आपका AI हो गया, AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, cyber security, because cyber security is very important for the crimes that are growing in cyber world. To stop that, वो आपको, अगर आपको लिटरली एक सर्टिफिकेशन कोर्स में भी आपको इंटरेस्ट है ना, जैसे आप सर्टिफिकेट कोर्सेज पूछ रहे थे, तो आई विल रिकमेंड यू टू गो एंड गेट अ साइबर सिक्योरिटी। आप कैट नहीं भी निकालोगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल लैंड अप इन अ वेरी वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। इनफैक्ट एथिकल हैकिंग भी, ethical hacking, but do it in a constructive way, of course, please, हाँ, because बहुत दोधारी तलवार है ये स्ट्रीम्स। मतलब आपको मजा आने लगता है, पर ऑब्वियसली डार्क नेट आपको अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि बहुत लिक्यूरियस होता है वो। आपको दिखता है यार बहुत क्विक मनी है, ये कर लूं, बट वो बहुत शॉर्ट फेम होती है वो चीजें। ऑल अलोंग योर करियर, मैं IT में हूँ जी, मैं IT में हूँ। Although I'm a part of a management team now, I'm into middle management, I'm a part of a management. टेक्निकल भी निकली हूँ मैं, तो मैं आज बच्चों को देखती हूँ, हम लोग टेस्टिंग करते थे, उनको बड़ा मजा आता है आजकल ना हर छोटी छोटी चीज में उंगली करने में, कि मैम हम तो ये भी कर लेते हैं। करो, लेकिन उसको बहुत पॉजिटिव वे से करो, अपने आप को ना और बेहतर बनाने के लिए करो वो चीजें। एंड इनफैक्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज में अगर आपको ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कहीं मिल रहे हो, लोगों को लगता है ITI के कोर्सेज कहीं काम नहीं आते हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे ITI के कोर्सेज बहुत काम आते हैं। अगर आपके आसपास छोटे ITI के सेंटर्स हैं, आप वहां जाइए, उनसे कोई प्रॉपर स्किल सीखिए, जो आपको नॉर्मल अदर देन लाइफ पे वो स्किल्स बहुत काम आएंगे आगे। लाइक लॉजिस्टिक्स में आप जानवी कर रही हैं, तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट का नॉलेज है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट बिजनेस का नॉलेज है कि एक ट्रक सिस्टम ऑल ओवर इंडिया कैसे चलता है, आप उस ट्रक सिस्टम पे आप अपना AI बेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल ट्रक्स को ट्रैक करने के लिए पीछे व्हील्स आई करके एक ऐप का QR कोड लिखा होता है, वो आपका पूरा IT पार्क हो, IT का सेक्शन हो गया उसके लिए, उस कंपनी के लिए। आपकी मटेरियल ट्रैकिंग के लिए UIDs क्रिएट होती है, ये सब लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लॉजिस्टिक्स ले लिया आपने तो सिर्फ ट्रक चलाना है। उस एक ट्रक को चलाने के लिए बहुत बड़ा एक एनवायरमेंट सेटअप होता है, और उसमें आपको हर तरीके की जॉब मिलेंगी। तो कोई एक फील्ड को अच्छे से समझिए और फिर डिसाइड करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं MBA के बाद देखूंगा कि मुझे करना क्या है जीवन में। पहले एक्सप्लोर करो अपने आप को कि आपका इंटरेस्ट किधर है। MBA तो हो जाएगा, और MBA हर जगह एप्लीकेबल है। सेम MBA की डिग्री लेके आप बैंक में काम कर सकते हो, सेम MBA की डिग्री लेके आप IT में काम कर सकते हो, सेम MBA की डिग्री लेके आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर सकते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर सकते हो। MBA इज योर माइंड सेट. That is why it is called Masters of Business Administration. It is not called Masters of any particular field. जैसे अगर मैंने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में की थी, तो मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस की है, वो मेरी एक्सपर्टीज है।
MBA इज वेरी बिग अम्ब्रेला जो आपके माइंड को एनालिटिकल बनाता है, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने की अप्रोच देता है आपको। एक बिजनेस चाहे वो किसी भी चीज का हो, एक पान की दुकान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको बहुत इफेक्टिवली आप क्या इनपुट दे रहे हो, किस तरह से प्रोसेस करोगे और क्या आउटपुट आना चाहिए आपका, और आपका रेवेन्यू जनरेशन इज योर मेन गोल। जीवन में हम कोई भी जॉब करते हैं तो वो पैसा कमाने के लिए, राइट, कि वो पैसा हमारे घर आएगा तो वो हमारे घर में इस्तेमाल होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएंगे, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। उस प्रोसेस को समझ के अपना माइंडसेट बढ़ाने की कोशिश करिए। डिग्री तो मिल जाएगी, डिग्री कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगी। जानवी, एक प्रश्न और है जो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि ये सीमेट की प्रिपरेशन में आपको कितना टाइम लगा, मतलब कितना ड्यूरेशन आपने इस एग्जाम की तैयारी के लिए दी? सर मैंने मोस्टली 5 to 6 मंथ लिए थे, लेकिन जैसे इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब तो मेरा पहले से ही अच्छा था, बट मुझे जो मेनली प्रॉब्लम आई थी वो मैथ्स में आई थी, तो उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया था। एंड वैसे तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, एंड कुछ टाइम के लिए मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी, ओनली फॉर एप्टीट्यूड। एंड मतलब 1 साल तो मैक्सिमम चाहिए ही होता है किसी भी स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, उससे कम में थोड़ा मुश्किल होता है, बट सीमेट लाइक कैट से थोड़ा सा इजी होता है, तो उसमें अगर आपका पहले से कुछ सेक्शन स्ट्रांग है तो आप फिर उसे कर सकते हैं। जानवी, अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूँ तो आपने कैट की प्रिपरेशन की होगी? नहीं, आपने सीधे सीमैट की थी? ओके, तो उसके लिए अगर मैं कहूँ आपसे तो आपने 4-5 महीने सिर्फ क्या सीमैट के लिए किया था, राइट? हाँ, तो वही वो एक जो मोटे तौर पे वही होता है कि अगर आपको कैट करना है तो आपको तकरीबन साल भर चाहिए, सीमैट जो है वो 4-5 महीने में हो जाएगा। तकरीबन हम इसी तरह से उसको डिवाइड करते हैं, बाइफर्केट करते हैं। लेकिन एक चीज और सर, यहाँ सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट एक चीज मैं यहाँ बाकी बच्चों को करना चाहूंगी क्लियर, कि 6 महीने वो उसकी अपनी स्किल थी। आप ये मत मान के चलिए कि हम जून तक आराम से सोएंगे, फिर क्योंकि जानवी ने कहा कि 6 महीने में पेपर निकल जाएगा तो जुलाई से पढ़ाई चालू करेंगे और दिसंबर में फोड़ लेंगे। वो अपना उसका बेस है, अपना नॉलेज लेवल है, उसकी अपनी तैयारी है। आप अपने आप को सही मायनों में जज करें और अपनी तैयारी उस हिसाब से चालू करें। हो सकता है 1 साल एवरेज है, हो सकता है किसी बच्चे को 1.5 या 2 साल भी चाहिए हो। करेक्ट, टाइम लग जाता है। मेरा इसलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने BBA किया है, तो उस टाइम से मेरा एंटरप्रेन्योरशिप, लॉजिकल रीजनिंग ये सब स्ट्रॉन्ग था, सिर्फ मुझे मैथ पे ध्यान देना था, तो उसके लिए मुझे इतना टाइम लग गया। बाकी 1 साल 2 साल लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, वो सबकी कैपेबिलिटी है अपनी। कैपेबिलिटी सबकी डिफरेंट होती है। आई थिंक देवास से सर ने हाथ। थैंक यू सो मच जानवी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। हम आपको स्टेट दिशा नोडल सेंटर की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। Congratulations. Thank you sir for giving me this. Congratulations for your nice future, Janvi. Thank you ma'am, and all the best to all those who are going to appear for the upcoming entrance exam. थैंक यू सो मच जानवी, थैंक यू। अब टीआरपी देवास, आपका प्रश्न है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछिए क्या प्रश्न। सर अभी होस्ट सर बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के संबंध में, थोड़ा से मेरी पर्सनल क्वेश्चन थे सर वो। जी पूछिए सर। आवाज आ रही सर मेरी? जी आ रही है। सर आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ जी पूछिए क्वेश्चन पूछिए। एक्चुअली सर इसमें सर कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं सर एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में कोई? हाँ जी, ये होते हैं आपके, ये डिपेंड करता है कि आपको ऑलरेडी नॉलेज की बेस क्या है आपका, और आप ऑलरेडी किस मतलब आप जॉब में है कहीं सर? पुलिस नहीं है आप खुद ही हैं? ओके ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि यदि आप क्राइम ब्रांच में हैं तो आपको वो चीजें वैसे भी बहुत मतलब वैसे समझ में आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी अगर साइबर क्राइम ब्रांच में आप बैठते हैं तो। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही नए एएसआई हैं जिनको अभी कुछ भी नहीं मालूम, जिनकी पोस्टिंग कहीं डिफरेंट है, जिनको साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट के बारे में इतना नहीं मालूम है, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप 1 ईयर कोर्स करिए ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले, क्योंकि 2-3 महीने तो आपको बेस बनाने पे लग जाता है किसी भी उसमें। अदरवाइज आपको अगर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने हैं
तो बहुत से इंस्टीट्यूट इसमें, अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी आपको 6 मंथ्स के कोर्सेज कराते हैं। आप मिनिमम 6 मंथ्स का कोर्स जरूर करें ताकि आप उसमें अच्छी तरह से फ्लेयर्ड हो जाएं। और मैं आपको बताऊं, 6 मंथ से कम जो कोर्सेज हैं वो सर्टिफिकेट कोर्सेज में गिने भी नहीं जाते हैं। एक ड्यूरेशन आपकी मानी ही तब जाती है कि आपका सर्टिफिकेट कोर्स मिनिमम 6 महीने का हो, वो एक वैलिड वो माना जाता है आपका। उससे कम 2 महीने 3 महीने के कोर्स तो आप किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के अगर करते हैं तो वो आप ऑन CV आपके वैलिड कोर्सेज नहीं है। बहुत से IIMs और IITs और बहुत टॉप कॉलेजेस आजकल 1 ईयर PG कोर्स करवाते हैं या एग्जीक्यूटिव कोर्स के नाम से कराते हैं साइबर क्राइम एथिकल हैकिंग में। आपको अगर चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट फोन कर लेना, हम आपको लिस्ट 1 to 1 दे सकते हैं मैं कॉलेजेस की। मुझे सर कोई सर्टिफिकेट आई थिंक आपको पुलिस उससे भी आगे एजुकेशन का वो मिलता है, राइट? हाँ जी। आपको हेल्प मिलती है फंड से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप कर सकें, क्योंकि उसमें मेहनत होती है। सर आप वीकेंड का बैच उठाइए, मैंने भी अपना एग्जीक्यूटिव ऐसे ही किया है इंदौर से। आई वाज सपोज टू बी ऑन कैंपस पर वो नहीं हो पाया कोविड के चक्कर में, तो 5 दिन नौकरी करके हम वीकेंड का बैच करते थे, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। 1 साल की मेहनत जरूर है, लेकिन आप प्रॉपर एक 1 ईयर कोर्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए तो वो आपको आप आगे भी आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक फिर आपको सर वो डिपार्टमेंटल पॉसिबल नहीं है सर, मैं रेगुलर तो कर नहीं सकता। नहीं, आप रेगुलर वीकेंड बैचेस बहुत से इंस्टीट्यूट चलाते हैं ऑनलाइन। सैटरडे संडे उनकी क्लासेस होती हैं सर, सुबह 8 से 11 या दोपहर में 12 से 3, जो भी आपको जो आप सूटेबल ले सकें हो आपके लिए। और उसमें सहूलियत उनके कई सेंटर्स की ये भी होती है कि वो रिकॉर्डेड सेशंस करते हैं। तो जैसे आप 8 से 12 की क्लास में नहीं बैठ पाए तो क्लास पूरी रिकॉर्ड की जाती है, वो आपको उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग लिंक भेज देते हैं। तो मान लिया आप रात में ड्यूटी पे हैं कहीं और आपके पास 2-1 घंटे का टाइम बचता है ड्यूटीज के शिफ्ट के बीच में, तो आप वो रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं। और उसके बाद मेंटर सेशंस होते हैं, तो आपको अगर क्वेश्चंस हैं तो आप वही नोट डाउन कर लिए कि मैं आज ये टॉपिक पढ़ रहा था, मुझे इसमें ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट को पोस्ट करेंगे वो आपको जरूर जवाब देते हैं उनके, कि आपके डाउट सेशंस इस टाइम पे क्लियर करते जाएंगे। कुछ का तो वो डायरेक्ट आंसर आपको लिख के दे देते हैं कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो चीजें हो जाती हैं, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएंगी। आप जहां तक हम लोगों से किसी हेल्प की जरूरत होगी तो आप जरूर कांटेक्ट करें हमें। वैसे सर मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मुझे डिपार्टमेंट में ही काम करना है। ऐसे मैंने वेबसाइट फ्रंट एंड डेवलपर में ऐसे काम कर रहा हूँ सर, मेरा लगभग बेसिक कंप्लीट है। नेटवर्किंग मेरा लगभग चल रहा है, मैं कर चुका हूँ। डेटा एनालिसिस पे काम कर रहा हूँ सर मैं। ओके, तो आपने आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है जो हमारा ये 6 मंथ्स कोर्सेज होते हैं बहुत से इंस्टीट्यूट में, जो AI/ML पे होते हैं आजकल। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML इज मशीन लर्निंग। उसके अंदर आपको ये सारे कोर्सेज छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। आपका पावर BI हो गया, आपका फ्रंट एंड आप HTML पे कर रहे होंगे तो वो भी पढ़ाया जाएगा, जावा पे कर रहे होंगे तो वो भी पढ़ाएंगे। आपके 6 मंथ्स कोर्सेज आप कहीं भी देखेंगे तो बहुत सारे एडवांस कोर्सेज आजकल अवेलेबल है और सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप इंस्टीट्यूट से अगर बात करेंगे जो करा रहे हैं कि भाई मेरी ड्यूटी के टाइमिंग्स होते हैं, मैं एक रेगुलर बैच में ना आके आप मुझे 1 to 1 मेंटरशिप दे दीजिए। बहुत से इंस्टीट्यूट्स आपसे मान लीजिए 5,000 का कोर्स है तो 7,000 लेके वो 1 to 1 मेंटरशिप भी आपको 6 महीने पढ़ाते हैं वो। और उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर कोई एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है तो आपका मेंटर उसमें हेल्प कर देता है, वो ऐड कर देता है, कस्टमाइज कर सकते हैं आप उसको। तो जो आप ये नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग आपको पढ़ा रहे हैं अगर बेसिक, तो आप CCNA का सर्टिफिकेशन करिए। उसी में अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो आप CCNP का सर्टिफिकेशन करिए, जो सिस्को नेटवर्किंग के एग्जाम्स होते हैं। इसमें आगे आप जाके MS-IPS का अगर कोर्स कर लेते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कराता है, वो वर्ल्ड रिनोन सर्टिफाइड है। आप अगर उस एग्जाम को क्रॉस कर लेते हैं, ये पूरी चेन है नेटवर्किंग की। आप CCNA से चालू करिए, हेल्प करेगा ही। हाँ, तो आपको इंटरनल ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, ग्रोथ के लिए भी हेल्प करेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने जब MBA करा उस तब से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ। जहां जहां मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाई है उस हिसाब से मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट मिलेगी। वहीं आपको यहाँ वो मिल जाता है वर्टिकल नया। तो आपको अगर नेटवर्किंग का शौक है तो वो करिए। जी थैंक यू सर। ओके, नेहरू नगर आवाज आ रही है आपको? आई हैव टेकन PCM in addition। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा ठीक। नेहरू नगर आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही सर। आपका कोई सवाल था? नेहरू नगर
मैम नमस्कार, दिशा स्टूडेंट लर्निंग सेंटर राजगढ़ से एक आम प्रश्न था मैम। जी जी नमस्कार, बताइए। मैम जिस समग्रता एवं सारगर्भित तरीके से आपने बताया है, कोई प्रश्न तो अब उपजता नहीं है, लेकिन फिर भी एक आम प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में और भारत में कई ऐसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियां हैं जो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एमबीए करवाती हैं। तो जैसे महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वर्धा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, तो मैम इनमें प्रवेश के लिए हमें गेट परीक्षा देना होगा, सीमेट देना होगा, इसके लिए जानकारी चाहिए थी। सर व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि मुझे कुछ सर्टिफिकेशन या फिर जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग होती है ना, उसकी बहुत ज्यादा वैलिडिटी सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं होती है। खासकर जो हम एमपी की बात करते हैं या हम बात करते हैं इसकी इंडिया की, अगर हम बात करें, कुछ जरूर बहुत प्रख्यात नाम है, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का नाम है, कुछ अच्छी ओपन यूनिवर्सिटीज भी हैं, लेकिन हर जगह से सर ऑनलाइन मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि पैसे आप बहुत लगाएंगे उसमें, और उसमें जो आपका ROI है जिसको हम कहते हैं, जो आपने पैसा लगाया है उसको जो वापस आपको मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उतना ज्यादा नहीं होता सर। तो बच्चे क्या होते हैं, पैसे भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, और उतना रिटर्न भी नहीं आता। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बोलूंगी कि बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पे इस पे मत जाइए। अगर समय निकाल के आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, डिग्री कोर्स मत कीजिए। जी जी, यही थोड़ी दुविधा थी मैम। जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियां जो जैसे डिस्टेंस लर्निंग, और हम जैसे अभी जानवी जहाँ पे कर रही उस यूनिवर्सिटी प्रेस्टीज कॉलेज, तो इनमें इनका महत्व में कोई अंतर तो नहीं है मैडम? जैसे कोई डिस्टेंस लर्निंग से करता है तो उसका महत्व कम है। आता है। अभी वही वाली बात होगी कि अपन देखें कि अपन वो रेगुलर में कॉलेज करना है ना, और अपन प्राइवेट में कॉलेज करना, वही अंतर आ जाता है सर। मतलब जो महत्व है, या जो आप कहेंगे कि जिसको वेटेज दिया जाएगा, वो हमेशा रेगुलर वाले को ज्यादा दिया जाएगा सर। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि उस पर अगर आप कर सकते हैं रेगुलर, तो आप बिल्कुल रेगुलर कीजिए। जैसे कुछ बच्चे में बाहर नहीं जा पाते हैं और वो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से ही करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी गेट या सीमेट आदि परीक्षाएं देना होता है क्या मैम? सीमैट तो नहीं होता, सीमैट उसके लिए नहीं होता। गेट जो होता है सर वो टेक्निकल के लिए होता है, गेट मैनेजमेंट के लिए है भी नहीं, गेट मैनेजमेंट के लिए नहीं है। अच्छा, कैट कई कॉलेज सर कैट का स्कोर लेता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता सर। होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने उसमें ब्रोशर में बहुत अच्छा छाप देती है ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है, उतना पैसा नहीं मिलता है बच्चों को नौकरी करके निकलने में। उससे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन, अगर बढ़िया फॉरेन यूनिवर्सिटी है, बल्कि उनके डिप्लोमा बहुत अच्छे माने जाते हैं, ऑनलाइन में जो मिल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ये निर्भर करता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं उस पर। बहुत ज्यादा पैसा ऑनलाइन पे मत लगाइएगा, उतना नहीं मिलेगा उस पर। कुछ शासकीय नौकरियों की भर्तियों में MBA मांगते हैं, तो उसके लिए तो इसका महत्व होगा मैडम? उसके लिए है सर, उसके जैसे अगर आप कह रहे हैं कि हमने सिर्फ MBA की डिग्री लिखनी है कि हमने MBA कर लिया है, या एक प्राइमरी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वैसे ही एडमिशन ले लेंगे सर ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इतनी मेहनत मत कीजिए, उसके लिए कैट की या उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली उसके इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू ही हो जाता है, उन्हीं के माध्यम से हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, डिस्टेंस के लिए आपको एक चीज और मैं बताऊंगी। आप जो MBA करते हैं ना, MBA और टेक्निकल एजुकेशन में इसी चीज का फर्क है। जब हम, जैसे आपने साइंस से भी किया है, तो वो आपकी एक स्किल बेस्ड नौकरी हो जाती है, ठीक है। या जैसे आपने कंप्यूटर्स में कुछ किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ किया है, तो वो आपकी स्किल आपकी पूरा जीवन पर्यंत चलेगी, वो स्किल बेस्ड नौकरी है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, आप अपनी स्किल बढ़ाते जाइए, आपको नौकरी मिलती जाएगी। MBA एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा दायरा है। आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर का नाम, आप अगर छोटे कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो कोई भी एक बैंक आपको 5,000 की नौकरी पे भी एक रिलेशनशिप मैनेजर का नाम दे देगा, और वही आप IIM से पकड़ के अगर निकलते हो, तो एक बहुत बड़ी फर्म भी आपको रिलेशनशिप मैनेजर का नाम देगी, लेकिन उसके पैकेज में आप उस कंपनी में कहाँ प्लेस्ड है मैनेजमेंट में, पूरे बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए मैनेजमेंट में कॉलेज का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पढ़ोगे तो अंत में आप सेम चीज ही।
माइंड आपको उसी तरह से डेवलप करना है कि कैसे मुझे ऑपरेशंस चलाना है पूरे एंड टू एंड, कैसे मुझे स्ट्रैटेजी बना के आगे बिजनेस को ले जाना है। लेकिन आपका कॉलेज, आपकी परसेंटेज, आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करेगी कि आप किस तरीके की नौकरी में लैंड करेंगे। तो सिर्फ अगर नाम की आपको MBA डिग्री चाहिए एक एलिजिबिलिटी के लिए, तो फिर आप बहुत मेहनत मत करिए, नॉर्मल किसी लोकल कॉलेज से आप बात करके कर लीजिए उस चीज के लिए। मैम अक्सर हमारे जो पुलिस फैमिलीज के पेरेंट्स हाँ जो भी पुलिस में है जी, तो उनको एक हमेशा एक फाइनेंशियल कंसर्न रहता है कि इस कोर्स को MBA करने के लिए कितना पैसा लगेगा, एक IIM से और एक प्राइवेट कॉलेज से करना। तो क्या फीस रहती है कोर्स की? सर कोर्सेज की फीस जो है वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें ROI सबसे हाईएस्ट है। ROI कैसे कि अगर आपने 4 लाख 5 लाख रुपए फीस लगाई है तो आपको जो बच्चे का जब नौकरी लगेगी तो उसको 25-30 लाख रुपए साल की नौकरी लग सकती है। इतना भी ROI है, इतना 6 गुना तक की ROI है। अगर आप IIM से करते हैं, IIM अहमदाबाद से, तो आपको 20 से 25 लाख रुपए आपके लगेंगे जरूर, लेकिन ये बच्चे को आप खुद स्टूडेंट लोन उठा सकता है सिर्फ उसके नाम पे कि उसको कॉल आया है IIM से। कोई भी बड़ा कॉलेज जो है उसको लोन देगा फुल वो आपकी नौकरी पे नहीं है सर, वो आपको नहीं मिल रहा, वो उस बच्चे को लोन मिलेगा। और उसकी नौकरी करने के बाद जब उसका प्लेसमेंट लगेगा 5 साल बाद वो नौकरी वो चुकाना चालू करता है। तो अगेन सिर्फ इस वजह से कि हम फीस कहाँ से लाएंगे, इस वजह से किसी बच्चे को मत रोकिएगा। अगर उसने किसी अच्छा कॉलेज क्रैक कर लिया है, अगर उसके हाथ में कॉल लेटर है IIMs का या SP जैन का या MDI का, बैंक वाले खुद आके आगे उस बच्चे को एजुकेशन लोन देंगे तो उसको चुकाना होगा। आपकी सरकारी नौकरी या आपके उस पर नहीं आएगा सर उसका। मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा रिस्ट्रेनमेंट फैक्टर होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल इतनी सहूलियतें देने लगी हैं एजुकेशन के लिए कि अब वो बात नहीं रही कि पेरेंट्स को अगर नहीं मिला तो क्या होगा। और पेरेंट्स अपने ऊपर ले भी नहीं, बिल्कुल मत लीजिएगा सर, बच्चे का लेते हैं। मैंने अपना लोन खुद पढ़ा है, मेरे भाई ने MBA किया, उसने अपना लोन खुद चुका रहा है। और मैं आपको बता रही हूँ, आपका बच्चा अगर अच्छे कॉलेज से निकलता है और वाकई मेहनती बच्चा है, आपको पैसे की चिंता बिल्कुल मत करिए। 2 साल आप मैनेज करिए उसका प्लेसमेंट होने तक बस। और मतलब लोन लेके वो कॉलेज को फीस चली जाती है, बैंक से फीस सीधे कॉलेज का क्रेडिट हो जाती है, वो आपके अकाउंट में भी नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट जिस इंस्टीट्यूट का कॉल लेटर होगा उसी के नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनता है, बच्चे के उस पर सिग्नेटरी होते हैं, आप गार्जियन है, आप जाइए साथ में सिक्योरिटी के लिए जमा करिए। हर में आपको अगर इश्यूज हैं तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि वाकई आपका बच्चा का पढ़ने में बहुत जेन्युइनली अच्छा है, 2 साल मैनेज करिए सर। जिस दिन वो 25-30 लाख, मैं आपको 10 लाख के पैकेज से भी निकलेगा ना, मुश्किल से 3 साल में वो अपना लोन खुद खत्म कर लेगा। उसके लिए उस बच्चे की ग्रोथ मत रोकिए, उसकी ग्रोथ मत रोकिए, कहीं छोटी जगह से MBA मत कराइए। दूसरी चीज, उसको सर रहने का भी पैसा देता है, बैंक कवर करता है, बैंक कहाँ रहेगा, आपके हॉस्टल की फीस वगैरह सब कुछ कवर्ड होती है। और दूसरी चीज मैं वाकई बोलूंगी कि पेरेंट्स को भी, जैसे आप पुलिस वालों के आप बात कर रहे हैं कि बच्चे हैं, कई बार रिस्ट्रेनमेंट रहता है, आप उस बच्चे के नाम पे ही लोन होने दीजिए, अपनी पूरी जिंदगी का पैसा अपने उसका लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर बच्चा सक्षम है तो वो खुद उसके नाम पे उसको लोन मिलेगा, आपको कहीं से इधर उधारी लेके वो करने की जरूरत नहीं है इधर पढ़ाने की। मत करिए ये सब, बच्चा अपने आप सब कर लेगा। आप अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप किसी भी बैंक में जाके, या बहुत सारे NGO हैं आजकल जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं छोटी छोटी जगह पे कि कहाँ से एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर है किसी भी तरीके का तो उसको कैसे हेल्प मिल सकती है। एंड इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फैमिली से नहीं भी हैं तो भी मैं अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को बोलती हूँ यार अपने दम पे करो, माँ बाप के दम पे, माँ बाप को मत घसीटो बीच में, अपनी पढ़ाई का रिस्क खुद लो, अपने आप में बंदा बनना सीखो। आप उसको 2-4 साल हथेली लगा सकते हो, 3 साल 4 साल 5 साल, जिस दिन जॉब करके वो बाहर निकल जाएगा घर से उस दिन उसको अपने आप दुनिया में सर्वाइव करना आना चाहिए। तो वो टेंशन मत लीजिए सर, वो अपने आप, वो आजकल हो जाता है सर, आजकल परेशानी की बात नहीं है। आजकल वो वक्त नहीं बचा। हम लोग जो पढ़ रहे थे ना सर तब ये बहुत बड़ी फाइट थी। 4 लाख तक के लोन पे आपको गारंटर देने की भी कोई जरूरत नहीं है। विदाउट गारंटर 4 लाख तक का लोन कोई बैंक आपको डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक मैनेजर हो गया या कोई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको मिसगाइड करता है कि मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा बैंक का लोन बढ़वा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मत कीजिएगा। 4 लाख तक के लोन के लिए आपको गारंटर देने की भी कोई जरूरत नहीं है। बच्चे की मार्कशीट लगाइए, अपने आप लोन मिलेगा आपको। ठीक है, सिविल सर्विसेज जर्नी, after what step I should follow to go close to my civil services journey after from now? Jayant,
बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। आप आर्ट्स लेंगे तो भी कर सकते हैं, कॉमर्स लेंगे तो भी कर सकते हैं, मैथ्स वाले हैं तो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्केल अप सब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं होते हैं। आजकल सीमैट होता है, आजकल सॉरी सीसैट होता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पहले हुआ करता था जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तब वो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 वाला चक्कर होता था। आजकल तो वो चीज ही नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी की। मैम थैंक यू सो मच। आई थिंक कि सारी क्वेरीज हमारी कवर हो गई हैं। तो सबसे पहले जो हमारी करियर लॉन्चर से आई हुई फैकल्टी का हम स्टेट नोडल दिशा सेंटर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैम। हम चाहेंगे कि सभी दिशा लर्निंग सेंटर वर्चुअल क्लैपिंग करें हमारी फैकल्टी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे बच्चों के लिए निकाला, एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग देम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कैट एंड ज़ेड एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू मैम। All right, thank you so much, everyone. I hope we were able to solve all the queries that you people had. कोई और भी अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे सर वगैरह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर कर लेंगे। प्लीज रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।